नमस्कार आप सभी को, स्वागत है चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में हम क्लास 10th की बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं साइंस के, और आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने जाएंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है पहले वो पढ़ेंगे, तो पहले उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं क्या है। देखिए, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके कारण हम चीजों को देख पा रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमें चीजों को विजिबल कर देता है, और हमारे पास जो आईज हैं उसके द्वारा हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरीके का, उसका कलर, अपीयरेंस, साइज, सब कुछ हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो लाइट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट ऐसा इनेबल करता है कि हम ऑब्जेक्ट को देख सकें इन द रिफ्लेक्टेड फॉर्म, जब वो वहां से रिफ्लेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, सन एक मतलब सोर्स है जो कि लाइट को निकाल रहा है, तो बाकी चीजें विजिबल हो जा रही हैं ऐसा। चलिए, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की पहले बात कर लेते हैं। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट निकाले वो ल्यूमिनस है। जैसे कि एग्जांपल क्या दिया हुआ है, सन, ठीक है, टॉर्च, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब एग्जांपल्स हैं उसके। नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से लाइट नहीं निकलती, जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की लाइट हम पे आके टकराएगी फिर हम विजिबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बल्ब एक विजिबल ऑब्जेक्ट है, सॉरी, बल्ब एक सोर्स है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का, और उसमें से लाइट निकल रही है, मुझ पे आके टकरा रही है, तो मैं जो हूँ वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूँ। मैं डिपेंड करूंगा कि भाई कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अगर लाइट देगा तब जाके मैं विजिबल होऊंगा। अगर इस रूम की लाइट मैं बंद कर दूं पूरी, तो मैं बिल्कुल एकदम डल हो जाऊंगा, जीरो हो जाऊंगा, यहाँ पे कोई भी प्रेजेंस नहीं आएगा मेरा। ठीक है, लेकिन मैं क्यों दिख रहा हूँ आपको, क्योंकि लाइट यहाँ पे जल रही है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अपीयर होते हैं, दिख सकते हैं, देख सकते हैं हम उसे। ठीक है, चलिए, ऐसा जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट थे इसके। नेचर ऑफ द लाइट, लाइट का नेचर कैसा होता है। देखिए, लाइट जो है ना उसके दो नेचर होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट की थ्योरी है, डुअल नेचर। अब डुअल नेचर क्या है उसका मतलब भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जो लाइट है, पहले कुछ साइंटिस्टों ने बोला कि जो लाइट है दैट वो पार्टिकल फॉर्म में है, फिर बाद में कुछ साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में। अब कह देने मात्र से तो होता नहीं है, तो जो पहले साइंटिस्ट थे जिनने ये थ्योरी दी कि जो लाइट है वो पार्टिकल फॉर्म में, तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट्स को, उन एक्टिविटीज को दिखाया लोगों को और बिलीव करवाया कि लाइट पार्टिकल फॉर्म में है। बाद में जब कुछ साइंटिस्ट इस बात से मतभेद रखने लगे कि हाँ, पूरी तरह से लाइट पार्टिकल फॉर्म में नहीं है, वो कुछ वेव फॉर्म में भी है, तो कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने अपनी बात रखी कि जो लाइट है वो वेव फॉर्म में है ना, पार्टिकल फॉर्म में तो है ही। फिर बाद में एक थ्योरी निकाली कि जो लाइट है वो वेव एज वेल एज पार्टिकल दोनों की फॉर्म में है। दैट्स व्हाई हम ये पढ़ते हैं कि लाइट का डुअल नेचर होता है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऐसा माना गया है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब मीडियम क्या होता है, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होने चाहिए लाइट को ट्रेवल कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तो ये साउंड है, ये साउंड किसके थ्रू जा रहा है, इस माइक के थ्रू जा रहा है आप तक। तो एक मीडियम की आवश्यकता है कि साउंड को ट्रेवल कराना है आप तक। बट लाइट में ऐसा नहीं है। सनलाइट से, सन में से जो लाइट निकलती है, जो सनलाइट आ रही है, वो बीच में से ट्रेवल करके आती है अदर प्लैनेट और स्पेस में से, लेकिन वहां पे तो अदर प्लैनेट या स्पेस पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो भी लाइट ट्रेवल करके अर्थ तक पहुंच जा रही है। तो ये दिखाता है कि जो लाइट है उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लाइट कंसिस्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि लाइट के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और उसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि वो ट्रेवल करने के लिए किसी अदर मीडियम का यूज करे। जो लाइट का वेवलेंथ है वो 4 × 10⁻⁷ से लेके 8 × 10⁻⁷ के बीच मीटर में होता है। ठीक है, और जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ के बराबर होता है वैक्यूम के अंदर। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज है, इसको याद रखिएगा आप। पार्टिकल थ्योरी क्या है, कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, न्यूटन हो गए, आइंस्टीन हो गए, इनने ये बोला कि जो लाइट है वो पार्टिकल फॉर्म में है। इसके सबसे छोटे पार्टिकल को हम फोटॉन कहते हैं। ठीक है, या उसी को हम क्वांटा भी कहते हैं। सो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स हुए बहुत सालों तक, 100-200 साल ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद एक डुअल नेचर को घोषित कर दिया कि लाइट जो है उसका डुअल नेचर है, पार्टिकल भी है, वेव भी है। Light exhibit the property of both wave and particle. The modern theory of light is called quantum theory of physics. जो quantum theory of physics है वो इस चीज को दिखाता है। ठीक है, चलिए चलिए, हमारे पास अब टॉपिक दिया हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट किसी भी पॉलिश सरफेस से आके अगर टकरा रही है तो वो सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है। मतलब एक ऐसा फिनोमेना, जैसे मान लीजिए पॉलिश्ड सरफेस है, तो लाइट कभी भी पॉलिश सरफेस पे अगर आके इंसिडेंट कर रही है तो इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, अगर लाइट इंसिडेंट रे जो है वो अगर आके टकरा रही है किसी भी पॉलिश सरफेस से, तो टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस चली जाती है। तो जब जो लाइट आ रही है उसको इंसिडेंट कहते हैं,
जो लाइट जा रही है उसको रिफ्लेक्टेड कहते हैं। तो इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे दोनों रेज है वो सेम ही मीडियम में रहती है। जैसे मान लो लाइट अगर एयर मीडियम से आ रही है और ये ग्लास है, तो एयर मीडियम से अगर लाइट आ रही है ग्लास में टकरा के सेम उसमें चली जाती है, और बीच में से एक हमारे पास एक लाइन है उसको हम कहते हैं नॉर्मल। ये हमारे पास इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। एक मिनट, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। देखो इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है इसके बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और नॉर्मल रे और जो नॉर्मल लाइन है और हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारे पास हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो लॉस क्या क्या है। अच्छा, ये पहले प्लेन मिरर का दिया हुआ, चलिए मैं पहले लॉस पढ़ देता हूँ आपके लिए। तो लॉस क्या क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि जितनी भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो भी हमारे पास नॉर्मल है वो सारे मिरर के एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या दिया हुआ है। सेकेंड लॉ ये कह रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इंसिडेंट का एंगल, रिफ्लेक्शन का एंगल, दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस की। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दिया हुआ है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या इसी को हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है और वो पैरेलल ही चले जाती है। पैरेलल क्या है, देखिए यहाँ पे आप नीचे डायग्राम देखिए, एक पहला बीम ऑफ लाइट है, फिर ये दूसरा है और ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। ये पांच लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है। ये पांचों लाइट्स आपस में पैरेलल है। ऑल फाइव्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और जब ये रिफ्लेक्ट करके जाती हैं सरफेस से, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स होती हैं वो भी पैरेलल होती हैं आपस में। देखिए ये जो अपने पास पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये ऑल फाइव आर पैरेलल टू ईच अदर। ये सबके आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट कम फ्रॉम द स्मूथ सरफेस। ये कहाँ पे होता है, स्मूथ सरफेस में होता है, जैसे कि हाईली पॉलिश सरफेसेस के अंदर ऐसा दिखा जाता है। When a parallel beam of light falls on the smooth surface of a plane like mirror, it is reflected on a plane parallel beam in one direction. Thus, the plane mirror produce the regular reflection of the light. जो plane mirror होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन को शो करता है। और जो मेटल्स भी होते हैं जिनमें हमारा कभी कभी चेहरा दिख जाता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ द स्मूथ सरफेस कैन बी एक्सप्लेन, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि all the particles of the smooth surfaces like a plane mirror are facing in the one direction। जो लाइट है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। Due to this, angle of incidence of the parallel light is falling on a smooth surface is the same। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो सभी का लगभग सेम है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास सेम होगा। तो लिखा हुआ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वेट एक मिनट, हाँ ये दिया हुआ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल द रेज इज आल्सो द सेम। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा। सिंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम और इक्वल, द पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन द स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्टेड एज अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट ओनली इन द वन डायरेक्शन। इसीलिए जो हमें बीम्स ऑब्टेन हो रही हैं वो भी कैसी ऑब्टेन होती है, पैरेलली ऑब्टेन होती हैं। चलिए आगे देखते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, हमारे पास यहाँ पे जो सरफेस है ना वो स्मूथ नहीं होता। ठीक है, ऐसे अनस्मूथ सरफेसेस पे इरेगुलर रिफ्लेक्शंस होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ है एग्जांपल लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, चॉक, टेबल, चेयर, वॉल्स, अनपॉलिश्ड मेटल, ये सारे के सारे इरेगुलर सरफेसेस है और यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। When a parallel beam of light fall on the rough surface of a sheet of a paper, the light is scattered, making reflected in different direction. Thus, a sheet of paper produce diffuse reflection of light। और ये diffuse reflection of light शो करता है। ये देखिए यहाँ पे लाइट नंबर 1, लाइट नंबर 2, लाइट नंबर 3, 4 और ये 5, पांचों लाइट ऐसे जा रही हैं। जब ये टकराती हैं अनस्मूथ सरफेसेस से तो ये इधर उधर डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The diffuse reflection of light from a rough surface can be explained as the follow। इनको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सबका बराबर होता है, लेकिन रफ सरफेस होने के कारण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबका बराबर हो नहीं, रिफ्लेक्शन सबका बराबर हो नहीं पाता है। मतलब इंसिडेंट का एंगल तो लगभग ये कॉमन करते हैं, चलो ठीक है एक जैसा जाए, लेकिन रफ सरफेस होने की वजह से जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सेम नहीं होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट जाती है तो एक प्रॉपर इमेज बन नहीं पाती है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारे पास
इरेगुलर रिफ्लेक्शन है वो सरफेस के रफनेस के कारण होता है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फेल कर गया है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्लीज नोट, ऐसा नोट कर लीजिए कि ये फेलियर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं है, लॉ का फेल होना नहीं है ये स्मूथ सरफेस नहीं है। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो स्मूथ पॉलिश सरफेस के लिए होता है, अनस्मूथ सरफेसेस के लिए, अनइवन सरफेसेस के लिए नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस देखिए यहाँ पे, एनीथिंग विच गिव आउट द लाइट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई भी चीज जो लाइट दे रहा है, अपने अंदर से लाइट निकाल के दे रहा है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इन फिजिक्स, फिजिक्स में देखा जाए अगर ऑप्टिकल अपीयरेंस किसी भी चीज का प्रोड्यूस हो रहा है उस चीज को हम इमेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ऑप्टिकल अपीयरेंस आ रहा है कैमरे पे, ठीक है, तो वो मेरा इमेज है, वो मैं नहीं हूँ। मेरे जैसा एक चीज वहां बन रहा है और हमें दिख रहा है, वो एग्जैक्ट मैं नहीं, वो मेरा इमेज है आप तक जो पहुंच रहा है। हम मिरर के सामने खड़े हो गए, हम सामने हैं, मिरर के अंदर भी हमारे जैसा एक है, तो वो हम नहीं है, तो हमारा इमेज है जो वहां दिख रहा है। हम जैसे होंगे वैसे दिख जाएंगे, छोटे बड़े या जैसा भी होंगे वैसे हम दिख जाएंगे, वो हमारा इमेज है, वो हम नहीं है। तो जैसा भी ऑप्टिकल अपीयरेंस हमारा प्रोड्यूस होता है वैसे हम वहां दिखने लग जाता है। सो व्हेन अ लाइट रे कमिंग आउट एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड इन द मिरर, मिरर में दिखने लग जाता है वो। दिस विल कम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। इसको हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए उससे देख सकते हैं। व्हेन यू लुक इनटू अ मिरर वी सी आवर फेस, हम अपना चेहरा देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली वो रिफ्लेक्शन ऑफ आवर फेस है, वो हम नहीं है, हमारे फेस है उसका रिफ्लेक्शन वहाँ पे दिख रहा है। इट इज कॉल्ड इमेज, वो हमारे चेहरे का इमेज है। वी लुक इनटू अ मिरर, अगर हम मिरर में देखें, we see this image of our face. In this case our face is the object and what we see in the mirror is the image। जो हमारा फेस है वो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है और जो हम देख रहे हैं मिरर के अंदर वो हमारा इमेज है। द इमेज ऑफ आवर फेस अपीयर सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा इमेज है वो हम मिरर के पीछे बैठा हुआ है वहाँ पे। while watching the movie cinema hall we see the image actor and actress on the cinema screen। हम यही सेम चीज मूवी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ठीक है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है, अगर किसी भी इमेज को हम किसी भी पर्दे पे उतार सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसको हम रियल इमेज कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। अगर किसी भी पर्दे पे उतार दे, किसी भी स्क्रीन पे उतार दे, ऐसे इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, जो प्रोजेक्टर पे होता है सिनेमा हॉल्स में हम करते हैं वो सब रियल इमेज है। अब वर्चुअल इमेज क्या है, ऐसी कोई भी इमेज जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते, वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, a virtual image can be seen only by looking into the mirror or a lens। ऐसा कोई भी जो इमेज जिसको हम देख सकें, सिर्फ मिरर पे देख सके, लेंस के अंदर देख सके, दैट इज इट। द इमेज ऑफ आवर फेस फॉर्म बाय द प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। जो ऐसे हम देख रहे हैं प्लेन मिरर पे हमारा इमेज बनता हुआ, वो इसको स्क्रीन पे नहीं उतार सकता। अगर ये वो इमेज जो वहाँ बन रहा है प्लेन मिरर में हमारे फेस का, अगर वो स्क्रीन पे उतर जाएगा तब तो उसे मानेंगे हम रियल इमेज, अगर वो नहीं बना पा रहे तो वो वर्चुअल कहलाएगा। ठीक है, इसलिए तो वर्चुअल इमेज इज ऑल्सो कॉल्ड द अनरियल इमेज, इसी को हम अनरियल इमेज भी कहते हैं। वर्चुअल इमेज इज जस्ट एन इल्यूजन, ये एक प्रकार का इल्यूजन है, दैट इज एक भ्रम है। आगे हमें पढ़ना है द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, देखिए पहला कुछ बेसिक रूल्स हैं यहाँ पे। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितना दूर रखा है उतना ही दूर इमेज का भी डिस्टेंस होगा। आप थोड़ा समझ नहीं आया तो यहाँ डायग्राम देख लीजिए। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मान लेते हैं मिरर से 10 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से इमेज जो बन रहा है वो भी 10 मीटर के ही डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, ये पहला रूल है। अब एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है कि मिरर है, मिरर के सामने कैंडल रखा है, मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर पहले रखा है मिरर से, तो जो इसका इमेज है वो भी 50 सेंटीमीटर बाद बनेगा। जो ये डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस यहाँ पे सेम है। लेटरल इन्वर्जन क्या है, देखिए जो भी इमेज हमारे पास प्लेन मिरर बनाता है उस इमेज का, उस वर्ड का जस्ट अपोजिट वर्ड या अपोजिट इमेज बनता है। अब कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई इमेज है ना जो बन रहा है
उसके लिए अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है वर्ड के फॉर्म में, तो जो लेटर, ठीक है, राइट में आ रहा है ना, वो लेटर इमेज में लेफ्ट साइड में आएगा, और जो वर्ड हमारे पास ऑब्जेक्ट में लेफ्ट साइड में है वो इमेज में राइट साइड में आ जाएगा। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस लिखा हुआ नहीं, एम्बुलेंस कैसे लिखाएगा, जब हम इसको मिरर में देखेंगे तो ये ऐसे लिखाएगा AMBULANCE। तो देखिए जो यहाँ पे ए है ना एम्बुलेंस में, जो कार पे लिखा हुआ है या जो वैन में लिखा हुआ है, वो एक्चुअल में राइट साइड में, देखिए ये ऐसे दिखेंगे तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये राइट साइड में। लेकिन जब इसका इमेज बना तो ये इमेज में ये राइट है और ये वाला लेफ्ट है, तो बेसिकली अपोजिट हो जाता है एक दूसरे का, ठीक है। इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो राइट साइड में दिखेगा, जो राइट साइड में लिखा है ऑब्जेक्ट में वो लेफ्ट साइड में दिखने वाला है हमारे पास इमेज में, ठीक है। ये बेसिक रूल है। जैसे एक इंसान ने अपना राइट हैंड उठाया और उसका थंब दिखाया, तो इसका अपोजिट हमें जो मिरर है, मिरर में इसका अपोजिट दिखेगा, उसको ऐसा लगेगा कि यार इसने लेफ्ट हैंड उठाया हुआ है, ऐसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो पहली बात तो ये वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज क्या है, जिसको हम पर्दे पे नहीं दिखा सकते, ठीक है, ये बेसिक है। सो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट बनेगा, मतलब इमेज उल्टा नहीं बनेगा, सीधा इमेज बनेगा, जैसे आप दिख रहे हो ना वैसे दिखाएंगे उसमें। अब उल्टा इमेज क्या है, ये आगे आने वाले एग्जांपल्स में देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स भी हैं, वहां पे पढ़ लेंगे इसको। द इमेज इन अ प्लेन इज द सेम एज द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतने बड़ा उसका इमेज भी बनेगा, है ना, ऐसा कहना चाह रहा है वो। यहाँ पे जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं उतने ही डिस्टेंस बाद इमेज भी बनेगा प्लेन मिरर पे। द इमेज इन फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड है मतलब जो इमेज है वो जो लेफ्ट साइड में उसका ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड में दिखेगा, जो राइट साइड है ऑब्जेक्ट का वो लेफ्ट साइड में दिखने वाला है, ठीक है। चलिए प्लेन मिरर का यूज क्या क्या है, देखिए बहुत सिंपल है। हम अपने घरों में हमको अपने आप को देखने के लिए लिखा हुआ अपने आप को देखने के लिए यूज करता है। दूसरा ज्वेलरी शॉप में मेनली यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को बड़ा दिखाने के लिए। हमारे पास देखिए जो प्लेन मिरर है उसको फिट बिहाइंड तो द बिजी रोड्स में ऐसे लगा देते हैं पीछे, दैट ड्राइवर्स कैन सी द व्हीकल। हम जो ड्राइवर है वो व्हीकल को देख सके पीछे जो आ रहा है, फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द प्रिवेंट द एक्सीडेंट से बचाने के लिए। प्लेन मिरर जो है वो पेरिस्कोप बनाने के लिए यूज आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेसेस, मतलब कुल मिला के बात कर रहा है स्पेरिकल मिरर्स। अभी हमने जो रिफ्लेक्शन देखा वो हमने प्लेन मिरर से देखा था। तो एक्चुअली क्या जो मिरर है वो दो टाइप का है, प्लेन और स्पेरिकल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेरिकल। स्पेरिकल में दो टाइप है, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। अब नाम अलग अलग है तो कुछ अलग से स्ट्रक्चर होगा, कुछ तो अलग होगा ही, तो वो देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है कॉनकेव मिरर दैट इज स्पेरिकल इन मिरर, मतलब एक प्रकार का स्पेरिकल मिरर है। तो बनता कैसे है वो समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास एक स्पेरिकल मिरर ना गोल सा होता है, पूरा बहुत बड़ा सा गोल सा रहता है, उसमें से हम छोटे छोटे अपर्चर काट लेते हैं। जैसे एक अपर्चर हमने काट लिया ए बी और एक अपर्चर हमने काट लिया सी डी, ये अपर्चर हमने उसमें से काट लिए, ठीक है। अब इसी में से हम कॉनकेव बनाएंगे और इसी में से हम कॉन्वेक्स बनाएंगे। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए एक अपर्चर हमारे पास ए बी है, इस ए बी अपर्चर को हमने काट के रख लिया और इसमें हमने इनर सरफेस पॉलिश कर दी, ठीक है। तो इस मिरर को हम क्या बोलेंगे, इस मिरर को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और जैसे सीडी है, सीडी को हमने ऐसे निकाल के रख लिया बाहर और सीडी वाले में से हमने आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया। सीडी वाले में से ऐसे आउटर सरफेस पॉलिश करेंगे, जैसे सीडी को आउटर सरफेस पॉलिश किया तो ये जो ये मिरर है इसको हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे, ठीक है। ये दो मिरर्स हमारे पास आ गए, ठीक है। बनता किससे, स्पेरिकल मिरर, बहुत बड़ा सा स्पेरिकल मिरर बनाते हैं, उसमें से छोटे छोटे अपर्चर काट लेते हैं। तो ये एबीसीडी क्या है, एबी है और जो सीडी है ये अपर्चर है उस मिरर का, ठीक है। इस अपर्चर के सेंटर पॉइंट को पोल कहते हैं। इस अपर्चर के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल। इसके कोई भी अपर्चर है उसके सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, पोल कहते हैं, ठीक है। और ऐसे ही जो पूरा हमारे पास स्पेयर है, स्पेयर के सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो डिस्टेंस है ना पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर
जो हमारे पास ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको आर से दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। वेट, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल, ये जो हमारे पास पोल है और जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसके जो बीच का पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा? फोकस। और पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास और भी टर्म्स है, आगे चल के देखते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या है वो समझ लेते हैं। ऐसा कोई भी लाइन जो कर्वेचर और पोल से होकर गुजरता है, ऐसा कोई भी लाइन जो कर्वेचर और पोल से ट्रेवल करता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। ठीक है, सो जो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो दोनों साइड क्या होता है? ऐसे बराबर रहता है, इधर का भी बराबर है, इधर का भी बराबर है, यहाँ के भी। इसको पोल बोलेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको फोकस बोलेंगे। ऐसे करके सब कुछ सेम रहेगा, कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें। आप ये वाला एक बार इमेज देख लीजिए। ये वाला जो इनने बनाया हुआ है ये कॉनकेव के लिए बनाया है। ठीक है, ये कॉनकेव के लिए बनाया और ये वाला कॉन्वेक्स के लिए बनाया। अभी मैंने अंतर आपको समझा दिया था कॉनकेव और कॉन्वेक्स को कैसे समझना है। ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स को कैसे समझना है। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में हमारे पास जो मिरर हम पॉलिश कर रहे हैं ये ऐसे इनर साइड से पॉलिश कर देते हैं। कॉनकेव में सेम चीज हम पॉलिश करते हैं, उसका आउटर सरफेस हम पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कॉनकेव को ऐसे समझ सकते हैं, कॉनकेव में उल्टा सी बनता है, कॉन्वेक्स में थोड़ा सा सीधा सी बना देते हैं लोग, है ना। दोनों के सी में अंतर है। ऐसे देखिए, उल्टा सी और ये सीधा सी। ये वाला कॉनकेव है, कॉनकेव है, इसमें आउटर सरफेस को पॉलिश कर दीजिए। ये वाला कॉन्वेक्स है ना, इसमें इनर सरफेस को पॉलिश कर दीजिए। थोड़ा सा डायग्राम ठीक से बनानी है यहाँ पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दिया हुआ है प्रिंसिपल फोकस लेंथ क्या होता है मिरर का। सो यहाँ पे ये जो टॉपिक है इसको भी हम और अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए, प्रिंसिपल फोकस क्या है, एक सेकंड। Principal focus क्या है? The principal focus of the concave mirror is the point of the principal axis which all the light rays which are parallel and close the axis converge after the reflection from the concave mirror. तो concave mirror है ना, इसको हम converging mirror भी कहते हैं। ये क्या कर देता है? लाइट को कन्वर्ज कर देता है, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर? जब भी कोई पैरेलल लाइन इसमें से आके गुजरती है, जैसे मान लीजिए कोई पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के आ रही है और जैसे ही वो आके रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जो लाइट है वो कन्वर्ज हो जाएगी एक पॉइंट पे आके। कन्वर्ज मतलब टकरा के पास पास में इकट्ठी हो जाएंगे, उसको हम कन्वर्ज कहते हैं। द कॉनकेव मिरर इज अ रियल फोकस। इसका जो फोकस होता है वो रियल फोकस होता है। ठीक है, द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर इज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि फ्रंट में होता है, दैट्स व्हाई the focal length of the concave mirror is a distance mirror between its pole and the principal focus. जो प्रिंसिपल एक्सिस में फोकस है वहां तक की लेंथ जो पोल से है उसको हम फोकल लेंथ भी कहते हैं। वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो इतना ज्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर। ऐसे ही ये सेम चीज आपको कॉन्वेक्स के लिए बता रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस है। वहां पे जो फोकस था वो रियल फोकस था क्योंकि फोकस सामने था। यहाँ पे जो फोकस है वो पीछे साइड है। देखिए, फोकस कैसे डिसाइड होता है, कर्वेचर कैसे डिसाइड होता है ये भी जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास कॉनकेव है ना, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर का अपर्चर किस साइड मूव कर रहा है? हमारे कॉनकेव मिरर का अपर्चर इस राइट साइड में मूव कर रहा है। तो जो ये पोल है इसका जो फोकस होगा वो राइट साइड में होगा। और मान लीजिए सिमिलरली हमारे पास एक कॉनकेव दिया हुआ है, तो कॉनकेव वाले का अपर्चर जो है वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, इसीलिए इसका जो फोकस है इसका फोकस लेफ्ट साइड में होगा। देखिए, जो ऊपर वाला है ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स वाले का जो अपर्चर है वो राइट साइड मूव कर रहा है, इसलिए उसका फोकस राइट साइड में। कॉनकेव वाला नीचे वाला जो ये कॉनकेव है इसका जो अपर्चर है वो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, इसलिए इसका फोकस कहाँ होगा? लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, देखिए अभी साइन पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन भी पढ़ेंगे, वहां पे ये पढ़ना पड़ेगा कि दैट जिसका फोकस राइट साइड में है उस फोकस को हम पॉजिटिव लेते हैं, जिसका फोकस लेफ्ट साइड में है उस फोकस को हम नेगेटिव लेते हैं। देखिए, फोकस थोड़ा सा यहाँ बनेगा, दोनों का दोनों एक फोकस यहाँ बनेगा, इसका फोकस थोड़ा सा और पास में बनेगा, ये फोकस यहाँ बन जाएगा। यहाँ पे तो खैर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी बनेगा, यहाँ पे इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी बनेगा। ठीक है,
तो वही वो बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो हमारे पास कॉन्वेक्स है ये डाइवर्जिंग मिरर है। ये कैसा मिरर है बेटा? डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर क्या मतलब, यहाँ पे जो भी लाइट रे आती है ये पास पास में आके इकट्ठी नहीं होगी रिफ्लेक्शन के बाद, ये दूर दूर चली जाएंगी, इसलिए उसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। देखिए कुल मिला के जो भी हमारे पास फोकल लेंथ है, ठीक है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। मतलब जैसे मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंथ है 100 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो फोकल लेंथ होगा वो 50 ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी लेंथ है उसका हाफ जस्ट लेंथ होता है फोकल लेंथ। ठीक है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल है, फोकल जो पॉइंट है, फोकस पॉइंट है वो मिड में आता है, तो वो आधा हो जाता है, इसलिए उसको हाफ कर देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर से। तो अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू निकालना है तो फोकस को डबल कर दीजिए। ये बहुत बार अभी मल्टीप्लीकेशन में आएगा आपको न्यूमेरिकल के टाइम पे। ठीक है, कि मान लीजिए फोकल लेंथ दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है रूल फॉर ऑब्टेनिंग द इमेजेस। इमेज को ऑब्टेन करने के लिए क्या रूल्स हैं, कैसे रूल्स हैं? देखिए दो दो है हमारे पास, एक है कॉनकेव एक है कॉन्वेक्स। ठीक है, दोनों के लिए रूल्स देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे ना एक कॉनकेव बना के हमको दे दिया हुआ है, कॉन्वेक्स का भी लगभग सेम रहेगा। ठीक है, तो पहला नंबर रूल क्या है? देखिए कह रहा है अ रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है किसी भी कॉनकेव मिरर के, उस टाइम पे होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई लाइन अगर ऐसे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ब्लैक कलर ले लेता हूँ मैं, वेट करिए एक मिनट। देखिए मान लीजिए कोई भी अगर लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस की जो भी लाइन पैरेलल आती है, ठीक है, वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन जैसे ही मिरर के साथ रिफ्लेक्शन में आएगा, तो ये कौन सा मिरर है? फिलहाल ये कॉनकेव है। कॉनकेव मिरर के साथ जैसे ही रिफ्लेक्शन में आएगा ये टकरा के फोकस से गुजर जाएगा। और जैसे मान लीजिए एक लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, आने के बाद जैसे ही वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से गुजरेगी? वो फोकस से गुजरेगी। वो जो लाइन है वो कहाँ से गुजर जाएगी? फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होगा? फोकस पे होगा। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन फोकस पे क्यों हो रहा है? देखिए इमेज फॉर्मेशन फोकस पे इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है, टू रिफ्लेक्टेड रेज, टू रिफ्लेक्टेड रेज, जहां पर भी दो रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट हो जाएंगी, इंसिडेंट हो जाएंगी, जहां पे भी दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में टकरा जाएंगी वहां पे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहाँ पे जाके टकरा रही है एक दूसरे से, कहाँ पे जाके मीट कर रही है? फोकस पे। इसीलिए जो इमेज फॉर्मेशन है, इमेज कहाँ बनेगा? इमेज फोकस पे बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर सेकेंड। अब मान लीजिए अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है, देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा तो वो जिस पाथ से आया है उसी पाथ पे बैक हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पाथ पे आई है उसी पाथ पे बैक मार जाएगी। ठीक है, जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे बैक मूव कर जाएगी। is reflected along the same path, उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। चलिए थर्ड, a ray of light passing through the focus of concave mirror। अगर मान लीजिए कोई भी लाइट रे फोकस से गुजर रही है तो क्या करना है? देखिए मान लीजिए कोई भी लाइट रे ऐसे आती है और फोकस से गुजरती है, तो जैसे ही वो फोकस से गुजरती है तो फोकस से गुजरने के बाद लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है। जैसे ही वो लाइट रे फोकस से आके गुजरती है, फोकस से गुजरने के बाद जैसे मिरर पे आके टकराती है, टकराने के बाद वो लाइट पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की। लिखा हुआ है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। सही। चौथा रूल क्या है? अगर कोई भी लाइट रे पोल से आके टकराती है तो जितने एंगल से वो आ रही है उतने एंगल से टकरा के वापस हो जाएगी। तो एक रे कोई भी अगर पोल से आके टकराती है, टकराने के बाद वो उसी एंगल से वापस चली जाएगी। मतलब जैसे मान लीजिए अगर ये 30 डिग्री के एंगल से आई है तो 30 डिग्री के एंगल से ये ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो लिखा हुआ है अ रे ऑफ द लाइट विच इज इंसिडेंट टू द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट इमेजेस बाय द कॉनकेव मिरर। कैसे कैसे इमेजेस बनाता है ये अभी हम ड्यूरिंग द टाइम देख लेंगे। देखिए कभी कभी हो सकता है इमेज पोल और फोकस के बीच में बन जाए, हो सकता है इमेज फोकस पे बन जाए, हो सकता है इमेज फोकस और कर्वेचर के बीच में बने, हो सकता है कर्वेचर में बन जाए, बियॉन्ड द कर्वेचर भी हो सकता है इमेज बने,
और हो सकता है इमेज इन्फिनिटी पे भी बन जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, अभी ड्यूरिंग द प्रोसेस हम देख लेंगे। चलिए, सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मान लीजिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो कुल मिला के मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा हुआ है एकदम एंड में, इसको मान लेते हैं इन्फिनिटी है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हमने पहला रूल पढ़ा, अगर कोई भी रे जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू द फोकस। कहाँ से गुजरती है बेटा? वो फोकस से होकर गुजरती है, ये फोकस से गुजर गई, तो इंसिडेंट यहाँ से की थी, ये फोकस से ट्रेवल करके वापस चली गई। अगर कोई भी रे, वही सेम चीज, यही ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा नीचे बना दे रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो वो कहाँ से गुजरेगा? वो फोकस से गुजरेगा। ठीक है, अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ है? इमेज फॉर्मेशन एट फोकस। इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पर था भाई? देखो, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज जो हम, एक मिनट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ हम कर लेते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज का पोजीशन कहाँ है? एक मिनट, पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज का बन रहा है? इमेज एट एट फोकस। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा? यहाँ पे इमेज कैसा बन रहा है? यहाँ पे जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब जो इमेज है वो उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज, देखिए जो ऑब्जेक्ट रहेगा ना वो बहुत बड़ा रहेगा, उसके हिसाब से जो इमेज यहाँ बनने वाला है वो हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड। अभी इमेज बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है? हाईली डिमिनिश्ड बनने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको हम बियॉन्ड द कर्वेचर रख रहे हैं, मतलब इन्फिनिटी पे नहीं रख रहे हैं, बियॉन्ड द कर्वेचर, कर्वेचर से थोड़ा सा दूर। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने बियॉन्ड द कर्वेचर, कर्वेचर से थोड़ा सा दूर रखा है, उस कंडीशन में क्या होगा? एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे गुजरेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जैसे ही वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो वो कहाँ से गुजरने लग जाएगी बेटा? फोकस से गुजरेगी। ठीक है, और हमने एक चीज पढ़ी थी अभी कुछ देर पहले, रूल नंबर सेकेंड, अगर कोई भी रे कर्वेचर से गुजरती है तो इट गोज बैक टू द सेम पाथ, वो जिस पाथ से आई उसी पाथ पे गुजरेगी। तो इस कंडीशन में जो इमेज है वो इमेज का बनेगी, इमेज बनेगी, एक मिनट, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज बनेगी बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस। इमेज का बनने वाला बेटा? कर्वेचर और फोकस के बीच में। नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा? वही सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए यहाँ पे उल्टा इमेज बन रहा है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज, यहाँ पे जो साइज ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में छोटा होगा, तो हम लिख देंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दिया है किसी ने। तो जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए बी, एक रह जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। और इसके बाद रूल नंबर थर्ड, जब भी कोई रे फोकस से गुजरता है देन एट लास्ट इट गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो रेज है वो कुछ इस तरीके से गुजर रही हैं। तो इमेज जो बन रहा है ना, जो हमारे पास इमेज बनेगा बी डैश ए डैश, वो कर्वेचर पर ही बनेगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन कहाँ है? इमेज का पोजीशन एम ए जी ई। ठीक है, इमेज का पोजीशन कहाँ है? तो जो इमेज है वो भी कर्वेचर पर ही बन रहा है। ठीक है, इमेज भी कहाँ बन रहा है? कर्वेचर पर ही बन रहा है। नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज कैसा है बेटा? वो सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ द इमेज दैट इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर या सेम एज ऑब्जेक्ट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट कुछ केस नंबर फोर्थ, अगर ऑब्जेक्ट को हम रख दें बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस, फोकस और कर्वेचर के बीच में, अगर उसको हम रख दें कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो एक रह जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। ठीक है, अगला एक रह जाएगा फोकस से और एंड गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो इमेज का बनेगा?
जो इमेज बनने वाला है वो बियॉन्ड द कर्वेचर बनेगा, मतलब कर्वेचर के पार। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनने जा रहा है बेटा, अब देख सकते हैं जहाँ पे दो लाइन मिलती है, तो दो लाइन कहाँ पे मिली, बियॉन्ड द कर्वेचर, तो हमें लिखना पड़ेगा बियॉन्ड द कर्वेचर। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज वही रियल एंड इन्वर्टेड, size of the image, this time the size of the image will be larger than object, larger than object। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस नंबर 5 हमें दिया हुआ है यहाँ पे, when object is placed at focus, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ही फोकस पे रखा हुआ हो, तब क्या करेंगे, एक रह जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, और एक जो रे है वो गुजरेगा कहाँ से, पोल पे टकराएगा एंड गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। एक रह जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और कहाँ से गुजरने वाली है, दैट फोकस से, और एक रह जाएगी पोल से और गुजर जाएगी नीचे सेम एंगल से। ठीक है, सो ये जो लाइन है ना, दोनों लाइन, ये दोनों लाइन कहीं जाके मीट नहीं करेंगी, जब मीट नहीं करेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, इमेज बनने वाला है इन्फिनिटी पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज आएगा इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज आ जाएगा इन्फिनिटी। नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज क्या रहेगा, वही सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, हाईली इनलार्ज, हाईली एनलार्ज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 6। अब छठवें नंबर का केस क्या है, देखिए जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, तो एक रह जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से गुजरेगी, और एक रे गुजरेगी पोल से, एक रे गुजरेगी पोल से और ऐसे थोड़ा सा दूर हो जाएगा। इस कंडीशन में जो इमेज बनने वाला है ना, वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, तो इमेज बनने वाला है हमारे पास यहाँ पे, वो इमेज का बनेगा बिहाइंड द मिरर। तो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है बेटा, बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज कैसा रहेगा, यहाँ पे नेचर हो जाए, नेचर ऑफ द इमेज हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब यहाँ पे जो इमेज रहेगा वो सीधा रहेगा लेकिन वर्चुअल रहेगा, और साइज ऑफ द इमेज क्या रहेगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, या एनलार्ज रहेगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा खासा बड़ा सा इमेज बनेगा, एनलार्ज मतलब बड़ा सा इमेज बनने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यूज क्या है कॉनकेव मिरर का, देखिए बहुत सारे यूजेस है कॉनकेव मिरर के, वैसे तो देखिए एज अ शेविंग मिरर यूज करते हैं क्योंकि फेस बड़ा दिखे। ठीक है, कॉनकेव मिरर ना डेंटिस्ट के यहाँ पे भी यूज होता है, डेंटिस्ट एक रॉड में ऐसे करके लगा के उसको देखता है अंदर दांत कैसा है, तो वो बड़ा इमेज बनाता है ना, दैट्स व्हाई उसको यूज कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन द टॉर्च, टॉर्च का जो ऐसे कॉनकेव पार्ट बना हुआ होता है जिससे कि लाइट उस पर टकराए, टकराने के बाद एकदम फोकस करके जाए एकदम आगे, है ना, पैरेलल बीम्स निकले, उसके लिए यूज करते हैं। हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स में भी यूज होता है, बहुत जगह यूज है। कॉनकेव मिरर आर यूज एज अ डॉक्टर्स हेड मिरर, डॉक्टर्स के हेड मिरर के लैब में भी यूज करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए वो लोग यूज करते हैं उस चीज का। जो कॉनकेव डिशेस आर यूज इन द टीवी एंटीना, वहां पे भी जो कॉनकेव ऐसे आता है, वो ऐसा ना क्या करते हैं, जो ट्रांसमिशन आ रहे हैं, जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं वो कॉनकेव शेप के उसमें आके टकराते हैं, और उसको सबको कहाँ पे कलेक्ट कर देता है, फोकस पे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना, तो इन्फिनिटी से रे आ रही है, सारी ये जो आती है उसको कहाँ पे एक्यूमुलेट कर देता है, फोकस पे कर देता है। सेम लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस द सन्स रे ऑन हीटिंग ऑफ द सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस को गर्म करने के लिए भी इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन बाय द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से साइन कन्वेंशन कैसे होते हैं, देखिए एक तो बेसिक चीज मैं आपको बता दूं, जहां भी आप मिरर को रखने वाले हैं उस मिरर से लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी आपको नेगेटिव माननी है, और उस मिरर से राइट साइड में जितनी भी डिस्टेंस है उनको सबको पॉजिटिव मानना है, या यूं कह लें कि देखो जो भी मिरर है उसको आप पोल, जो भी मिरर का पोल है उसको तो आप ओरिजिन मान लीजिए, वो सेंटर पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, अब उस सेंटर पॉइंट से जो इंसिडेंट लाइट आ रही है और जिस डायरेक्शन में जा रही है, फॉर एग्जांपल
इंसिडेंट लाइट का जो भी डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट जा रही है उस डायरेक्शन को, ठीक है, जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए यहाँ पे मिरर है और इंसिडेंट लाइट टकरा के इस डायरेक्शन में, मतलब राइट डायरेक्शन को जा रही है, तो राइट साइड में जितने भी लेंथ पड़ेंगे सबको क्या मानेंगे, पॉजिटिव। मतलब इस डायरेक्शन में देखिए इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है और आगे डायरेक्शन में जा रही है, तो इस डायरेक्शन में राइट साइड में जितनी भी चीजें आएंगी सारे डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। सारे डिस्टेंस को हमें क्या मानना है, पॉजिटिव। और जिस डायरेक्शन से लिखा है डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, जिस भी डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसको हमें क्या मानना है, नेगेटिव। मतलब लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है तो ये भाई क्या होगा, पूरा का पूरा नेगेटिव होगा। ठीक है, आगे डिस्टेंस मेजर्ड अपॉन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो भी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऊपर है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी चीजें ऊपर हैं, जो डिस्टेंस ऊपर है उन सारे ही लेंथ को हमें पॉजिटिव मानना है, और इसके जो भी नीचे है वो सारे के सारे डिस्टेंस को हमें क्या मानना है, नेगेटिव मानना है। लेंस के ऊपर मतलब जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर जो भी हमारे पास लाइंस आ रही हैं या जो भी हमारे पास हाइट आ रही है उस सारी हाइट को हमें पॉजिटिव मानना है, उसके नीचे जो भी हाइट आ रही है सबको हमें नेगेटिव मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, कुछ कंक्लूजन है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा है तो उसको यू से दिखाएंगे और वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखते हैं इसलिए वो हमेशा नेगेटिव आएगा। पहला, इफ एन इमेज इज फ्रॉम बिहाइंड द कॉनकेव, अगर कभी भी कोई इमेज कॉनकेव में राइट साइड पे बन रहा है, ठीक है, तो उसके डिस्टेंस को हम v से लिखेंगे और वो पॉजिटिव होगा। बट इसी जगह पे अगर कोई भी इमेज अगर लेफ्ट साइड पे बन रहा है उस इमेज को हम v से दिखाएंगे और वो माइनस v होगा, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में, इसलिए वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए द इमेज डिस्टेंस n of a concave mirror is always positive, जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है उसके लिए जो भी इमेज का डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये भी आगे पढ़ेंगे, ये आगे आएगा। ठीक है, चलिए फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज कंसीडर्ड नेगेटिव, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर कुछ यूं होता है और इसका जो फोकस है, क्योंकि इसका अपर्चर इस साइड मूव कर रहा है तो इसीलिए इसका फोकस भी लेफ्ट साइड में होगा, और इसका फोकस और इसका जो कर्वेचर है वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसका फोकस और कर्वेचर हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, कॉन्वेक्स मिरर का उल्टा होता है, कॉन्वेक्स मिरर का ये पॉजिटिव होता है। अभी कॉन्वेक्स आएगा तो वहां देख लीजिएगा, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ आपको पूरा। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, लेकिन इमेज की हाइट जब नीचे बनेगी, जब उल्टा इमेज बनेगा उस कंडीशन में इमेज का हाइट नेगेटिव मानेंगे। अगर इमेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, कहीं पे भी बने, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में। Image is from above the principal axis, height is taken as positive. If the image is from below the principal axis, तब उसको हम क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। बता दिया मैंने आपको। The height of all the virtual and erect images is considered positive. इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। The height of all real inverted images is taken as negative. जो भी हमारे पास रियल और इन्वर्टेड इमेजेस आती हैं इसको हम कैसा कंसीडर करते हैं, नेगेटिव। वर्चुअल और इरेक्ट जो भी आती हैं इन सबको हम कैसा कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बहुत बड़ा सा डेरिवेशन है, आपको डेरिवेशन तो नहीं आने वाला लेकिन फॉर्मूला जरूर आने वाला है। तो मिरर फॉर्मूला में क्या है, दैट इज 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में वी माइनस 1 अपॉन में यू। ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला है। व्हाट इज एफ, यहाँ पे एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। वी क्या होता है, जो भी इमेज तक का डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, पोल से लेके इमेज तक का जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। और यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन चीजें हैं। तो दैट इज 1 अपॉन में एफ, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इमेज लेंथ ऑफ द इमेज या डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल और एंड द ऑब्जेक्ट, दोनों को सम कर दीजिए तो वो फोकल लेंथ के, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होगा। ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए मैग्निफिकेशन क्या है, बहुत छोटी सी चीज है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन एक रेशियो है। किसका रेशियो है बेटा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। What is magnification? Magnification is a ratio of height of image by height of object. ठीक है, सिमिलरली इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल अपॉन में द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल।
तो मैग्निफिकेशन व्हाट इज मैग्निफिकेशन? तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। पोल से इमेज तक का क्या डिस्टेंस है उसका रेशियो किसके अपॉन में लेना है? द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। आपको ऊपर डिस्टेंस ऑफ इमेज रखना है, नीचे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रखना है, बीच में नेगेटिव साइन आएगा। दिस रेशियो इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी हमारे पास मिरर है वो ऑब्जेक्ट को कितना गुना बड़ा कर रहा है या कितना गुना छोटा कर रहा है। देखिए अगर इमेज बड़ा मिल रहा है या डिस्टेंस ऑफ इमेज बढ़ रहा है तो वो इमेज ऑब्वियसली बड़ा हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा बन रहा है, तो उसका मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा होगा। लेकिन वहीं अगर मैग्निफिकेशन कम हुआ तो इमेज हमारा छोटा हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा रहेगा, उसका जो ऑब्टेन्ड इमेज है, इमेज का वैल्यू छोटा रहेगा। ठीक है, चलिए तो मैग्निफिकेशन जब भी एक से बड़ा होगा तो इमेज हमें ज्यादा बड़ा मिलेगा, हाइट ज्यादा बड़ी मिलेगी उसकी। लेकिन अगर वही एक से कम होगा तो इमेज का हाइट छोटा मिलेगा। तो उसके साथ में करते हैं। ठीक है, अब पढ़ने वाले हम कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के पहले तो हम रूल देख लेते हैं। देखिए जो रूल्स हैं वो लगभग वैसे ही हैं। देखिए जो भी हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है और जो कर्वेचर है वो सब राइट साइड में होता है। क्यों? क्योंकि उसका अपर्चर राइट साइड में मुड़ा हुआ है। देखिए इसका अपर्चर जो है वो कहाँ मुड़ा हुआ है बेटा? राइट साइड में ही मुड़ा है। जो गोला है वो राइट में ही मुड़ा है। जब गोला राइट में मुड़ा हुआ है तो ऑब्वियस है कि जो भी हमारे पास फोकस और जो कर्वेचर है वो राइट में ही बनेगा। ठीक है, चलिए अब कोई भी रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, वेट, अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो टकराने के बाद जैसे इंसिडेंट रे आई, ठीक है, तो इस डायरेक्शन से आ रही है। देखिए इस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे आ रही है ना, तो ये वाला पूरा नेगेटिव रहेगा, और यहाँ वाला यहाँ को जा रही है ना तो ये वाला पूरा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे आती है वो नेगेटिव होता है, अभी पढ़ा था साइन कन्वेंशन में। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमारे पास रेज आ रही है इंसिडेंट रे और टकराने के बाद वापस जा रही है, तो इसके एक इमेजनरी लाइन बनती है। जो इमेजनरी लाइन है वो ऐसी बनेगी, जिस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे जा रही है ना, जिस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे जा रही है उसी के बिल्कुल सामने से एक इमेजनरी लाइन निकलेगी और वो फोकस में जाके टकराएगी। एक रे ये सामने से इंसिडेंट होके आई, इंसिडेंट होने के बाद टकराने के बाद फिर ये नीचे चली गई, तो यहाँ पैरेलल लाइट जा रही है, पैरेलल लाइट जाने के बाद रिफ्लेक्ट होके सामने आ गई। ठीक है, तो यहाँ से एक और इमेजनरी लाइन जाएगी और फोकस में जाके टकराएगी। तो जो इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन फोकस पे होगा। तो कुल मिला के जब भी कोई पैरेलल लाइन, जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन मिरर पे आके टकराती है, टकराने के बाद वो एक इमेजनरी लाइन फोकस से भेजती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है अरे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। वही कह रहा है, मान लीजिए अगर कोई भी रे सीधे कर्वेचर पे आके गिरने का सोच रही है, कोई भी रे सीधे कर्वेचर पे आके गिरने का सोच रही है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम पाथ पे। वो क्या हो जाएगी बेटा? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम पाथ पर। ठीक है, ये ऐसे करके रे आ रही है और ये कर्वेचर पे आके टकरा रही है। कोई भी रे मान लीजिए कर्वेचर पे आके टकराना चाहती है, तो जिस पाथ से आई है ना उसी पाथ पे वो लौट जाएगी। ये सेम चीज आपको कॉन्केव में भी देखने के लिए मिली है। ठीक है, कुछ देर पहले हमने पढ़ा है। तो जो रे है अगर वो कर्वेचर पे आके सीधे टकराना चाहिए, टकराने के बाद वो सेम पाथ पे क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है आगे। रूल नंबर थर्ड देखिए, रूल नंबर थर्ड क्या है? रूल नंबर थर्ड में कह रहा है अ रे ऑफ लाइट इज गोइंग टुवर्ड द फोकस। मान लीजिए कोई भी लाइट टुवर्ड द फोकस जा रही है, तो टकराने के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। किसके पैरेलल हो जाता है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। मतलब कोई भी रे अगर फोकस पे आके टकराना चाहती है, कोई भी रे ऐसा सोच रही है कि मैं आके फोकस पे टकरा जाऊंगी, तो बाद में रिफ्लेक्शन के बाद में वो रे गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के बाद में पैरेलल हो जाती है। मतलब कोई भी रहेगा ऐसे फोकस पे आके टकराना चाहती है, तो टकराने के बाद इट गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। ठीक है, सो कोई भी अगर फोकस पे आके इंसिडेंट हो रही है तो वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है फोर्थ वाला रूल, अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट टू द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी लाइट रे इज इंसिडेंट, अगर वो पोल पे आके इंसिडेंट होती है तो वो जितने एंगल से आई है टकराने के बाद उतने ही एंगल से वापस चली जाएगी। ऐसा
कोई भी रे अगर आके पोल पे टकरा रही है तो वो जितने एंगल से आएगी और उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। चलिए देख ली क्या हुआ है। अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, अगर कॉन्वेक्स मिरर पे आके टकरा रही है तो रिफ्लेक्टेड बैक विद द सेम एंगल से रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। ठीक है, सेम रूल आपको कॉन्केव में भी थे, बस वहां पे कॉन्केव के साथ डायग्राम बनाया हुआ था, यहाँ कॉन्वेक्स के साथ बनाया है। यहाँ पे थोड़ी इमेजिनरी लाइंस बनती हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। इमेज कैसे फॉर्म किया है कॉन्केव मिरर ने, वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला दिया हुआ है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हमने पोल और इंफिनिटी के बीच में रखा है। ठीक है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हमने कहा रखा है पोल और इंफिनिटी के बीच में। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पोल या इंफिनिटी के बीच में रखते हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पोल और इंफिनिटी के बीच में रखते हैं, मतलब ये पोल है और इंफिनिटी यहाँ से बहुत दूर है, जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पोल और इंफिनिटी के बीच में रखते हैं तो एक रे जाती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ से रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है। तो एक रे जाएगी यहाँ फोकस पे जाके टकराएगी। ठीक है, और इसी में से एक रे निकलेगी जो कि कर्वेचर पे जाके टकराने वाली होगी। लेकिन जब भी कोई रे कर्वेचर पे जाके टकराती है, इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम पाथ, वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है। ठीक है, मतलब इस लाइट रे वो यहाँ से ऐसे आ रही थी तो रिफ्लेक्ट बैक करके सेम पाथ पे, तो यहाँ से भी एक इमेजिनरी लाइन निकलेगी। ठीक है, ये जो इमेज है ये इमेज बन जाएगा बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस। इमेज है वो यहाँ पे बनेगा बिटवीन फोकस एंड पोल, सॉरी कर्वेचर कह दिया मैंने। यहाँ जो इमेज बनेगा वो पोल और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, तो कभी भी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पोल और इंफिनिटी के बीच में रखेंगे तो एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से जाके टकराएगी। ठीक है, और दूसरा रे कर्वेचर पे जाने को हिट करेगा तो वो रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम पाथ। जो दोनों ही इमेजिनरी लाइन से वो आके टकराएंगी, जहां पे भी वो टकराएंगी वहां पे इमेज बनेगा। तो वो दोनों लाइन कहाँ पे आके इंसिडेंट हो रही हैं, वो इंसिडेंट हो रही है पोल और फोकस के बीच में। तो जो इमेज बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका जो इमेज बनेगा वो बनेगा ए डैश बी डैश। तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का क्या पोजीशन होगा, वेट, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का क्या पोजीशन होगा, द पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन पोल एंड फोकस। जो हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज है वो फोकस और पोल के बीच में। नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा, जो यहाँ पे इमेज बनेगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ द इमेज दैट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या है, कह रहा है कि मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर इन्फिनिटी पे रख दिया है। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो एक रह जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ से निकल जाएगी। तो इसका एक इमेजिनरी लाइन बनेगा, कहाँ पे बनेगा बेटा, वो फोकस। एक रह जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और कहाँ से गुजरेगी, ऐसे निकल जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। इमेज का बनेगा इसका, फोकस पे बनेगा। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, जो इमेज का पोजीशन है दैट इज एट फोकस। जो इमेज है, इमेज का बनेगा बेटा एट फोकस। नेचर ऑफ द इमेज, जो नेचर ऑफ द इमेज होगा वो भी सिमिलर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बनेगा बेटा, वर्चुअल और ERECT, इरेक्ट बनेगा। साइज ऑफ द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटा इमेज बन जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि इमेज का मतलब फोकस से बन रहा है जो कि बहुत ज्यादा छोटा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज है, देखिए कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज अ रियर व्यू इन द व्हीकल, व्हीकल में पीछे देखने के लिए। जो ऐसे बाइक में ऐसे लगा रहता है ना बगल में ग्लास, कि ये पीछे देख सकते हैं इससे, तो वो ग्लास लगा होता है रियर व्यू के लिए। ठीक है, तो वो पीछे जो देखता है ना ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास पीछे आ रहा है जिसको मुंडी घुमा के नहीं देख सकते, वो हम ऐसे कांच में बगल में देख ले, सेफ्टी रूल्स के लिए होता है। ठीक है, अब होता क्या है हमारे पास, जो भी ऑब्जेक्ट उसमें दिख रहा है तो उसमें लिखा रहता है द ऑब्जेक्ट F1 इट इज नियरर देन दे अपीयर। वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमें देख के लगता है छोटा सा तो ट्रक है, मतलब ट्रक तो वैसे बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस ग्लास के अंदर वो जो ट्रक है वो हमें बहुत छोटा सा दिख रहा होता है। ठीक है,
तो इसलिए वहां लिख देते हैं कि लोगों को लगता है यार ये तो छोटा सा ट्रक है तो बहुत दूर होगा, लेकिन नहीं, वहां पे लिखा रहता है कि जो ऑब्जेक्ट है जितना दूर आपको लग रहा है ना, इतना दूर ये है नहीं, ये पास में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एंड द सोप सिक्योरिटी मिरर, इसको ना शॉप में सिक्योरिटी मिरर की तरह भी यूज करते हैं। When convex mirror are used, the magnification of object becomes simple. जब भी हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं तो उस कंडीशन में मैग्निफिकेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, सिंपल हो जाता है। सन ग्लासेस में यूज करते हैं रियर व्यू इन द ऑटोमोबाइल, ये तो ऊपर भी लिख लिया हमने। इट इज यूटिलाइज इन एटीएम्स एंड अदर प्लेसेस फॉर द सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी रीजन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। इट इज यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन द स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट में एज अ रिफ्लेक्टर यूज होता है। वो वाला कहाँ, जो कॉन्केव वाला है वो कहाँ यूज होता था, वो टॉर्च के अंदर एज अ रिफ्लेक्टर यूज होता था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस क्या है प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में? देखिए बहुत छोटा सा चेंज है। जो प्लेन मिरर होता है, जितना बड़े हम होते हैं, ऑब्जेक्ट का साइज जितना बड़ा होता है, इमेज का भी साइज उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, लिखा हुआ है प्लेन मिरर में इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉनकेव मिरर जो हमारे पास है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कॉनकेव मिरर विल प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज, मतलब एक बड़ी इमेज प्रोड्यूस करता है। अवर फेस लुक मच बिगर, जो हमारा फेस है वो बहुत बड़ा दिखता है हमें हमें जितना वो ओरिजिनल में होता है। कॉन्वेक्स मिरर में इसे डिमिनिश, मतलब छोटा इमेज बनता है, जितना बड़ा ये उससे छोटा इमेज बनता है, मतलब चेहरा मान लो इतना बड़ा है तो चेहरा उसमें छोटा दिखेगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। प्लेन मिरर में जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा दिखता है, सेम साइज का। कॉन्केव मिरर में जितना बड़ा वो होता नहीं, उससे ज्यादा बड़ा दिखता है। कॉन्वेक्स में उसी फेस का मिरर बहुत छोटा बनेगा। आगे बढ़ते हैं। दिए न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मिरर्स, मिरर्स पे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो दो प्रकार के मिरर है हमारे पास, एक कॉन्केव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो कैसे केसेस बनेंगे या कैसी चीजें आएंगी वो हमें यहाँ देखना है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया क्या हुआ है हमारे पास, कह रहा है कि एक 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। बाद में बोल रहा है कि डिस्टेंस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, मतलब जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है मतलब यू दिया है -16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेस अ इमेज, इमेज कितने का मतलब वी बना रहा है आपके पास 3 सेंटीमीटर हाई। जो अपने पास हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज हमारे पास आ रहा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सो व्हाट इज द फोकल लेंथ, आपको पहले एफ निकालना है। तो एफ कैसे निकालोगे, देखो एक बात समझो। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज दिया है 3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और होता है, मैग्निफिकेशन इज -v/u। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास माइनस, तो ठीक है, v कितना दिया हुआ है मालूम नहीं, u कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है 16। ठीक है, u हमें कितना दिया हुआ है 16, और ये नेगेटिव दे दिया सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों इक्वेशन को बराबर कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को बराबर कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2 इज इक्वल टू -v/16। 2 से 16 काटा तो आ गया 8, 8 3 20, -24 इज इक्वल टू v। ये आ गया सेंटीमीटर में, हमारे पास ये v की वैल्यू आ गई है ना। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फोकल लेंथ। तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो सॉरी प्लस आता है बीच में, फोकल लेंथ इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास, v का वैल्यू है यहाँ पे -24, तो हम v की जगह रख देंगे -24 प्लस u का वैल्यू दिया हुआ है -16, तो यहाँ आ जाएगा बीच में माइनस, तो 1/f। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूँ, मतलब 24 और 16 का अगर मैंने एलसीएम लिया तो 8, 8 बार में आ गया यहाँ 3, यहाँ आ गया 2, फिर 2, 1 ये आ गया 3 और ये आ गया 3। मैंने डायरेक्ट 8 ले लिया है, फिर मैं 2 4 बार 5 बार लेता कोई मतलब नहीं है उसका, दैट्स राइट। 16 और 16 का इंटू 3 में करेंगे तो आ जाएगा 48। ठीक है, 24 से 48 काटे तो हमारे पास आ जाएगा 2, -2 ऊपर माइनस ये आ गया 3, तो 1/f कितना हो जाएगा, 1/f हमारे पास -5/48 हो जाएगा। सो f का वैल्यू आ जाएगा 48 बाय माइनस का 5, 5 से 48 काटिए तो f की वैल्यू आ जाएगी -9.6। फोकस हमारे पास कितना आ रहा है, -9.6 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पे थोड़ा सेंस लगाइए कि ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो बोला है ना, बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 16 सेंटीमीटर दूर रखा है। जो ऑब्जेक्ट है यू ऑब्जेक्ट 16 -16 मतलब ये लेफ्ट साइड में 16 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है,
जो हमारे पास फोकस आ रहा है, फोकस आ रहा है 9.6, मतलब यहाँ कहीं आ रहा है फोकस। फोकस है वो कितना है बेटा हमारे पास -9.6। फोकस का डबल होता है कर्वेचर, मतलब आर जो है वो 9.6 का डबल, मतलब वो हमारे पास आ रहा है लगभग 19.2। ठीक है, मतलब यहाँ कहीं आ रहा होगा 19.2, आर आ रहा है 19.2, कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इमेज कहाँ बनेगी, जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और कर्वेचर के बीच में होता है तो इमेज बियॉन्ड द कर्वेचर, बियॉन्ड द कर्वेचर मतलब जो इमेज है v की वैल्यू है, v की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे देखिए आप, v की वैल्यू हमारे पास आ रही है -24, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना v का वैल्यू कितना आ रहा है -24। तो जो इमेज है, इमेज कहीं यहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है बेटा, ये यहाँ नीचे बन रहा है, तो -24 इमेज यहाँ बन रहा है। तो इमेज के अगर मैं कोई पूछे कहाँ लिखना है, तो इमेज बन रहा है बियॉन्ड कर्वेचर, बियॉन्ड कर्वेचर। ठीक है, जो इमेज बन रहा है, इमेज का मतलब बेटा बियॉन्ड द कर्वेचर बन रहा है। तो दो चीजें हैं, पहला पोजीशन ऑफ इमेज दैट इज बियॉन्ड द कर्वेचर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर का फोकल लेंथ क्या है, तो मिरर का फोकल लेंथ हमारे पास आ रहा है -9.6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एन ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर हाइट का दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर हाइट का दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ रखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूर रखा है एक कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर से लगभग कितना दूर रखा हुआ है बेटा, 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, मतलब ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर का ये है फोकस, ये है कर्वेचर। तो 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट की हाइट हमें यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर दूर है, और ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास 5 सेंटीमीटर। वेट, ऑब्जेक्ट की हाइट हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो एक रह जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और ऐसे मूव कर जाएगी ऊपर। कहाँ से पास करेगा ये, वेट, कहाँ से पास करेगा ये पास करेगा फोकस से। ठीक है, एक रह जाएगी कर्वेचर से और उसी पाथ पे बैक हो जाएगी। कहाँ से पास होगा बेटा, ये कर्वेचर से पास होगा, ऐसे कर्वेचर से ऐसे पास होगा। तो इमेज फॉर्मेशन है दैट अकर्स बिटवीन बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को दिया हुआ है 30, मतलब आर का वैल्यू दिया है 30, दैट इज पॉजिटिव। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का हाइट है HIO है ना, वो दिया है 5 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अपने को दिया हुआ है, मतलब यू का वैल्यू दिया है -10 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो पहले तो अपने को 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लगाना पड़ेगा। 1/f, फोकस फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ हमें यहाँ पे नहीं मालूम है। ठीक है, अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो फोकल लेंथ इसका हाफ हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा 15। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ तो दिया हुआ है दैट इज 15, और फोकल लेंथ राइट साइड में रहेगा इसलिए पॉजिटिव है। 1/v, हमारे पास v कितना दिया हुआ है, जो v है वो इमेज तक का डिस्टेंस है, वो हमें यहाँ गिवन नहीं है। u कितना दिया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, ऑब्जेक्ट नेगेटिव दैट्स -1/10, 1/10 यहाँ भेज दो तो 1/15 प्लस 1/10, वेट 1/10 इज इक्वल टू 1/v, 1/15 प्लस 1/10 है ना, एलसीएम ले लीजिए, 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम, दो बार में 5, ये आ गया, यहाँ पे अगेन आ गया 15, 5 टाइम्स में 1 3, ये आ गया 3 अगेन, तो 3 5 से 15, 15 2 से 30, ये आ गया 30, ये आ गया 2 प्लस 3, ये हमारे पास 1/f इज इक्वल टू, तो 1/f इज इक्वल टू 5/30, फोकस इज इक्वल टू आ जाएगा 30/5, दैट इज फोकस इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास फोकल लेंथ है, वो फोकल लेंथ की वैल्यू, सॉरी हमारे पास जो इमेज है v है, v का वैल्यू हमारे पास जो v का वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब जो इमेज है वो राइट साइड में बन रही है, ऑब्वियस पॉजिटिव होगी। ठीक है, पूछ रहे हैं नेचर, नेचर कैसा होगा बेटा, नेचर ऑफ जो इमेज है हमारे पास, नेचर ऑफ जो इमेज है, नेचर ऑफ इमेज दैट इज वर्चुअल, वर्चुअल और उल्टा तो बन नहीं रहा। ठीक है, तो कैसा बनेगा, सीधा एंड इरेक्ट। इसके बाद दिया हुआ पोजीशन कहाँ बन रहा है बेटा, बिटवीन
द इमेज है वो कहाँ बन रहा है, बिटवीन पोल एंड फोकस। कहाँ बन रहा है बेटा, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, तो इमेज है वो कहाँ बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। आगे दिया हुआ साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज को स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, साइज ऑफ इमेज दैट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आधा चैप्टर हम अभी तक खत्म कर चुके हैं और आधा चैप्टर यहाँ से बाकी है। देखिए रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है वो हम पढ़ चुके हैं, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, देखिए किसी भी मीडियम के प्रेजेंस में अब कौन सा मीडियम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, जहाँ से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर जाए। किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर लाइट को हम पास कराएंगे, वो लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है the change in the direction of light when it is passes from one medium to another medium। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट पास करती है तो अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसे फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इज गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में यहाँ पे एक बाउंड्री होती है बिटवीन द टू मीडियम, दो मीडियम में एक लेयर होती है जो कि बाउंड्री का काम करती है। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे एट द पॉइंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। मतलब जहां से लाइट इंसिडेंट होती है किसी भी सरफेस पे, वहां पे जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और उस रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। जहां से लाइट निकल के बाहर चली जाती है उसको, वहां पे जो बनने वाला एंगल है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, और उस रे को रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। In the refraction of the light, the angle of refraction is usually not equal to the angle of incidence। यूजुअली जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर नहीं होता है। ठीक है, जैसे वहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता था, लेकिन यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास एक बीच में ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब से एक जो लाइट यहाँ से आ रही है ना, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। इस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। एक मिनट ना, ये जो लाइट हमारे पास आई है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक, और बीच में हमने एक लाइन बनाया हुआ है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। बीच में जो हमने लाइन बनाया हुआ है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल कहते हैं। ये नॉर्मल है, ये हमारे पास नॉर्मल दिया हुआ है। ये इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो ये जो रे नीचे निकल रही है ना, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर नहीं होता, किसके बराबर नहीं होता बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो नॉर्मल लाइन है, यहाँ पर ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहाँ से जब लाइट बाहर निकल जाती है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर नहीं होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट के, लेकिन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कई बार बराबर होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट के, लगभग बराबर है। कब बराबर होगा, जब ये मीडियम और जहां से लाइट एंटर की है और जहां से लाइट एमिट की है सेम मीडियम है, अगर ये भी एयर है ये भी एयर है, इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता क्यों है, देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, द रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट इज ड्यू टू द चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट। जो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है वो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे चेंज होती है, इसलिए रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, इसके रेशियो को, जो स्पीड ऑफ लाइट का चेंज है ना, इसके रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यहाँ पे एन से दिखाते हैं और कहीं कहीं इसको न्यू से भी दिखाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक मीडियम है, ठीक, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, मान लीजिए एक मीडियम नंबर 1 है, एक मीडियम नंबर 1 से लाइट ट्रेवल करके जाती है मीडियम नंबर 2 में। लाइट जाती है कहाँ पे बेटा, मीडियम नंबर 2 में। तो मान लो मीडियम नंबर 1 से लाइट ट्रेवल कर रही है मीडियम नंबर 2 पे, ये 1 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट in medium number 1 by speed of light in medium number 2, speed of light in medium number
इसको हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट या एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है, या इसी को हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर सेकेंड या इन एनी मीडियम। ठीक है, इन एनी मीडियम। ठीक है, ये दो चीज हमें दी है। तो व्हाट इज कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और जो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने का, जो मीडियम नंबर 1 या मीडियम नंबर 2 में दोनों में अलग अलग होता है, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना एक प्रकार का ऐसा क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस है। देखिए, ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, दोनों जो न्यू है वो स्पीड अपॉन में स्पीड है, स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड है। तो ये दोनों ही कट गया। जब दोनों ही कट जाएगा, जब दोनों ही आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्पीड का यूनिट रहेगा नहीं रहेगा, तो ये यूनिटलेस है। ये जो क्वांटिटी है इट डज नॉट हैव एनी यूनिट, तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। प्लीज नोट दैट ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड, जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मतलब रिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है? अगर इस ये जो ग्लास है, ये जो मीडियम नंबर 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब ये जो लाइट है ये कुछ ज्यादा ही पास में बेंड हो जाएगी, मतलब जो एंगल ये जो आई है और जो यहाँ बनने वाला एंगल आर है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर ये 60 के एंगल से आया है तो ये मात्र 30 के एंगल से यहाँ पे निकलेगा, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड, स्पीड में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा लाइट के इन द टू मीडियम, ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए, वाई चेंज इन स्पीड ऑफ द लाइट कॉज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन में चेंज इन स्पीड क्यों होता है? देखिए, speed of light of wave one side of the beam changes a little before the change in the speed of the wave on the other side causes a charge in change in the direction of light। यहाँ चेंज आएगा, सॉरी, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, होता क्या है, जब भी लाइट की स्पीड चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वहां पे जो लाइट है उसका डायरेक्शन भी बदल जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन देखिए, ये जो लाइट है, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले पूरे को। ये जो लाइट है, ये लाइट ना कुछ ऐसे सीधी निकल सकती थी, लेकिन ये लाइट ना बिल्कुल एकदम सीधी निकली नहीं है, ये लाइट थोड़ा सा बेंड कर गई है, मतलब हल्का सा बेंड कर गई है, हल्का सा मुड़ गई है, ऐसा कह सकते हैं इसको। कैसे होगा ये समझते, देखिए, तो लाइट है और लाइट रे बिल्कुल एकदम ऐसे सीधी जा सकती थी, लेकिन लाइट रे बिल्कुल सीधी गई नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक मीडियम आ गया और ये मीडियम हमारे पास इस लाइट रे को क्या कर दे रहा है, बेंड कर दे रहा है। ठीक है, लाइट रे ऐसा करके यहाँ से बेंड हो जा रही है। ठीक है, ये जो ग्लास स्लैब है इसने डायरेक्शन को बदल दिया है, और जैसे ही वो निकला, निकलने के बाद फिर से लाइट रे बिल्कुल सीधी जा रही है। तो देखिए, ये लाइट रे और ये लाइट रे की जो बीम है, हाँ, वो एकदम पैरेलल एक दूसरे के, एक दूसरे क्या है, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पर हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है वो डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है। द लाइट वेव ट्रेवल फास्टर इन एयर बट स्लोअर इन ग्लास। ये जो हमारे पास लाइट वेव है, ये फास्टर ट्रेवल करता है इन एयर, हवा में बहुत फास्टर ट्रेवल करता है, बट ग्लास में कैसा स्लो करता है, बहुत ज्यादा, ग्लास में कैसा ट्रेवल करता है, बहुत स्लो ट्रेवल करता है। तो स्पीड बदल रही है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम का यहाँ पे चेंज हो रहा है। मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, दोनों की डेंसिटीज अलग अलग है, ऑप्टिकल डेंसिटीज बदल गई है। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे स्पीड कम होगी, जैसे ग्लास का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, वहां पे स्पीड कम थी। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे लाइट जो है वो फास्ट ट्रेवल कर रही थी, फिर बीच में स्लो ट्रेवल की तो उसका डायरेक्शन बदल गया, फिर बाद में फास्ट ट्रेवल करने लगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस the speed of left side of the beam is reduced a little before its right, the direction of light changes, जो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है enter to the glass slab, जैसे वो ग्लास स्लैब में एंटर करता है। the speed of left side of the beam increases, जो लेफ्ट साइड में स्पीड है वो बढ़ जाती है, एक मिनट, before its right के, therefore the direction of light changes, जो लाइट का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है on coming out of the glass into the air, जैसे वो एयर में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या है? देखिए, द मीडियम विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी उसको हम रेयरर मीडियम कहेंगे,
जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उसको हम डेंसर मीडियम कहेंगे, ठीक है। कुल मिला के when a ray of light goes rarer to the denser, ठीक है, जब भी कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, मतलब मान लीजिए जो मीडियम नंबर 1 है ये रेयरर है, मीडियम नंबर 2 डेंसर है, मतलब मीडियम नंबर 1 में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, मीडियम नंबर 2 में स्पीड ऑफ लाइट कम है। तो यहाँ से जो लाइट है ना वो बिल्कुल एकदम सीधी जाएगी, ठीक है। यहाँ से जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बिल्कुल कैसी जाएगी, एकदम सीधी जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल लाइन है, और यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये 60 के एंगल से आके इंसिडेंट हो रही है, अब वो अपना एंगल चेंज करके मात्र 15 या 30 के एंगल से एकदम मुड़ जाएगी पास में, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेंडिंग है, लाइट है वो बेंड हो जा रही है टूवर्ड द नॉर्मल, मतलब लाइट रे जो है वो जा सकती थी एकदम सीधे ऐसे, लेकिन वो गई नहीं। वो कैसे बेंड कर गई, वो लाइट रे थोड़ा सा नॉर्मल के पास में बेंड कर गई ऐसे। फिर यहाँ पे अपने पास जो नॉर्मल है, नॉर्मल से लाइट रे फिर दूर चली गई, ठीक है। नॉर्मल से लाइट रे कहाँ चली गई, दूर चली गई, फिर अगेन वो 60 का एंगल बना के निकल गई, लाइट रे फिर से 60 का एंगल बना के निकल गई। सो द थिंग इज कि रेयरर मीडियम से डेंसर, मतलब ये ऊपर वाला रेयरर है, रेयरर से अगर आप डेंसर मीडियम में जाते हैं, रेयरर से अगर आप डेंसर मीडियम में जाते हैं तो जो लाइट रे है वो बेंड हो जाती है टूवर्ड द नॉर्मल। लाइट रे वो कहाँ बेंड होती है बेटा, टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल के पास में मुड़ जाती है, ठीक है। और जैसे ही लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो वो बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 1 दिया हुआ है, जैसे हमारे पास ऊपर एक रेयरर मीडियम है, ग्लास एक डेंसर मीडियम है, तो लाइट रे बिल्कुल सीधे निकल सकती थी लेकिन वो नहीं गई, क्योंकि वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, वो नॉर्मल के पास क्या हो जा रही है, बेंड हो जा रही है, ठीक है। अब ऊपर एक डेंसर मीडियम है ग्लास, और नीचे एक रेयरर मीडियम है एयर, तो फिलहाल जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है। तो जैसे लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगी तो वो लाइट ऐसे सीधे जा सकती थी, लेकिन नहीं, उसने अपना एंगल बढ़ा दिया और दूर से निकल रही है, ठीक है। लाइट कहाँ से निकल रही है, दूर से निकल रही है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो दोनों एंगल बदल गए, मतलब यहाँ पे जो लाइट है वो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब इंसिडेंस का एंगल अगर 30 है तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन का एंगल हो सकता है 60 हो या 45 हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लाइट जो है अगर रेयरर से डेंसर जा रही है तो वो टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी, लेकिन अगर वो डेंसर से रेयरर में जा रही है इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, वो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। केस ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड अगेन इनटू एयर, ये केस है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। अगर ये हमारे पास रेयरर मीडियम है, अगर लाइट यहाँ से इंसिडेंट कर रही है तो वो पहले तो होगी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब लाइट रे जो है वो एकदम सीधी ऐसे जा सकती थी, लेकिन वो गई क्या, नहीं, लिखा है ना ओरिजिनल रे, यहाँ पे नहीं गई, वो बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास में बेंड हो गई, ठीक। चलिए, यहाँ जो ऊपर एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और नीचे बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों एंगल आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे अपने पास एक परपेंडिकुलर लाइन आई और फिर से अगर उसको बाहर जाने का मौका मिलेगा तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये अगेन एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिल सकता है, मतलब जो ओरिजिनली इंसिडेंट लाइट जहां जा सकती थी उसके बीच में और जहां वो फिलहाल जा रही है उसके बीच में जो गैप मिलेगा उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लिखा है द केस ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मल परपेंडिकुलर टू ग्लास स्लैब, अगर लाइट को एकदम परपेंडिकुलरली ग्लास स्लैब में डालेंगे, मतलब एक स्पेशल एंगल से अगर उसको नहीं प्रोवाइड कराएंगे, उस लाइट को नॉर्मल, जैसे ये नॉर्मल लाइन ऐसे जा रही है ना, यहीं से लाइट रे को अगर प्रोवाइड करा देंगे तो वो 90 एंगल से आएगा तो 90 एंगल से निकल जाएगा बाहर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, ये बना हुआ है द इंसिडेंट रे फॉल नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब, देयर इज नो बेंडिंग ऑफ द लाइट रे, लाइट रे की कोई बेंडिंग नहीं होगी, इट गोज स्ट्रेट, वो बिल्कुल सीधे निकल जाएगा सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, क्या इफेक्ट होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, देखिए अगर आप कभी भी एक स्टिक को ऑब्लिकेटली डालते हैं द पार्शियली इमर्स्ड वाटर इट अपीयर बेंड ऑन द नॉर्मल सरफेस, आपने देखा होगा ग्लास में जब भी आप पेंसिल को डालते हैं तो जो पेंसिल है वो थोड़ा सा बेंड दिखती है, जैसे जो पानी के अंदर की पेंसिल है और जो पानी के बाहर की पेंसिल है उनमें थोड़ा सा अंतर दिखता है, क्यों, क्योंकि वहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए
जो पेंसिल है उसने अपना पाथ क्या कर दिया, थोड़ा सा बेंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट। एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर द वाटर अपीयर टू बी रेज। जो पानी के अंदर सामान होता है ना, मान लो एक टंकी है, टंकी के अंदर कोई सामान है ना, वो बिल्कुल नीचे है, लेकिन वो हमें अपीयर होता है थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, मतलब पानी की टंकी में अगर आपने कोई सामान डाला हुआ है तो ऐसे दूर से आपको लगेगा कि एक्चुअल में ये एकदम बॉटम पे नहीं बैठा हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में बॉटम पे होता है। ठीक है, इसको अपरेंट हाइट भी कहते हैं। पूल ऑफ वाटर अपीयर टू बी लेस डीप देन एक्चुअली इट इज। जो पूल का पानी है वो जितना डीप होता है उतना डीप हमें लगता नहीं है। अपरेंट हाइट मतलब जो उसका डेप्थ है, उसकी हाइट थोड़ी सी हमें ऊपर अपीयर होती है एकदम उतनी, मान लीजिए 5 या 4 या 5 मीटर की फीट की डेप्थ पे, लेकिन हमें लगता नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि ये ऊपर। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। Then a stick of the glass slab is placed over some printed matter. The latter appear raised when viewed from the top. ग्लास स्लैब के नीचे अगर कोई भी रिटर्न आर्टिकल रखा हुआ है तो जो उसका लेटर है या जो वर्ड है वो हमें थोड़ा सा ऊपर अपीयर होता है। A lemon keep in the water in the glass tumbler appears to be bigger than the actual size. अगर लेमन को, नींबू को अगर हम पानी के अंदर रख देंगे तो उसका साइज हमें थोड़ा सा बड़ा दिखता है, एक्चुअल जो भी उसका एक्चुअल साइज है उससे थोड़ा सा बड़ा दिखता है व्हेन व्यूड फ्रॉम द साइड। जब भी उसको हम साइड से देखेंगे उस कंडीशन में। द स्टार अपीयर ट्विंकल ऑन अ क्लीन नाइट। एक साफ एनवायरनमेंट में जो स्टार्स होता है वो हमें थोड़ा सा ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एग्जांपल जो यहाँ देख रहे हैं हम लोग, ये स्टिक पार्शियली इमर्ज इन द वाटर, ये अभी मैंने आपको बताया जैसे पानी को हम पानी के अंदर पेंसिल डालते हैं तो उसका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा सा बेंड होता है, हल्का सा, है ना, वो भी हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट क्या है? देखिए, हमारे पास जो भी नॉर्मल रे है, इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन पे ऑब्टेन होंगे। लिखा हुआ है इंसिडेंट रे, refracted ray and normal of the point incidence all lies in the same plane। ये सब कहाँ पाए जाएंगे? एक ही प्लेन पर मिलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? देखिए, द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंस। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो रेशियो है किसके साथ? द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ है, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल एक वाटर मीडियम है, यहाँ पे ये वाटर है, ये वाटर मीडियम है। ठीक है, ये वाटर मीडियम है। ठीक है, इस वाटर मीडियम के लिए जो भी साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका रेशियो अगर मैं साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ निकालूंगा तो ये रेशियो मुझे हमेशा आई के बराबर मिलेगा, या मुझे ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। एन लिखते हैं वैसे तो मैंने आई लिख दिया गलती से, तो ये रेशियो मुझे हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, इसे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, व्हाट इज स्नेल्स लॉ? एक ऐसा लॉ जिसमें कहा जाता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा बराबर होगा, और सॉरी उसका रेशियो जो होगा साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के रेशियो जो भी रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब मान लो ऊपर से 45 डिग्री का एंगल से आया, नीचे जो एंगल बना वो 15 का बन गया। ऊपर का एंगल 60 किया, नीचे का एंगल 15 की जगह 20 हो गया है, 25 हो गया। तो इनका जो भी वैल्यू साइन 15 की या साइन 45 की जो भी आपको वैल्यू रखनी है, वो वैल्यू आप ऊपर नीचे रख के काटने पर हमेशा वैल्यू बराबर आएगी। इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो हर एक मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द स्पीड ऑफ द लाइट। देखिए, जो लाइट है वो अपनी स्पीड हर मीडियम में अलग अलग करती है। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट हर एक मीडियम में अलग अलग होती है। इसी के रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जो पॉइंट है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, दो प्रकार के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक उसको जिसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट in air or vacuum upon में speed of light in किसी भी मीडियम, एनी मीडियम लिख लीजिएगा वहां पे। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम कहते हैं बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। और
एक होता है हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2। दो मीडियम्स होते हैं, इन दोनों मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है, ठीक है। और ये भी एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, ये भी क्या है हमारे पास? एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर इन दोनों ही चीजों में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए या पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए हमेशा फिक्स होता है, ठीक, ये बात आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल लेंसेज। अब यहाँ पे आ गए ना स्फेरिकल लेंसेज पे। लेंसेज कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, स्फेरिकल लेंसेज मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव कॉन्वेक्स में क्या अंतर है? देखिए, ये जो मतलब शिव जी की जो ऐसे आंख होती है ना, उसके जैसा होता है ना, तीसरी आंख जो होती है ना शिव जी की, उसकी जगह ये ऐसा होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो अपर और जो लोअर पार्ट है वो थिन होता है, जो मिडिल पार्ट होता है वो थिक होता है, ठीक। अब कॉनकेव कैसा होता है? कॉनकेव में यही चीज हल्की सी अपोजिट होती है, जो कॉर्नर वाले पार्ट्स होते हैं वो थिक होते हैं, जो मिडिल वाले पार्ट होते हैं वो थिन होते हैं, ठीक। चलिए, तो हमारे पास स्पेरिकल लेंसेज हैं। स्पेरिकल लेंसेज दो प्रकार के होते हैं, एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो कॉनकेव वाले में हमारे पास जो मिडिल वाला पार्ट होता है वो थिन होता है, जो अपर और जो लोअर पार्ट होता है वो थिक होता है, साइड वाले पार्ट। इसी का अपोजिट जो कॉन्वेक्स है, उसमें लोअर और जो एंडिंग पार्ट होते हैं वो थिन होते हैं, जो बीच वाला पार्ट होता है वो थिक होता है, ठीक है। ये दोनों ही ट्रांसपेरेंट होते हैं और ये रिफ्रैक्शन में मदद करते हैं। रिफ्रैक्शन कैसे करते हैं वो देखते हैं हमारे पास। अब पॉइंट दिया हुआ है ऑप्टिकल सेंटर या प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है। देखिए, हमारे पास दो लेंसेज हैं, एक कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूँ, ये कॉन्वेक्स लेंस मैंने बना दिया, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में दो सर्कल्स बन सकते हैं, एक सर्कल इस साइड बन सकता है, ठीक है। और ये जो एक सर्कल है, एक जो सर्कल है वो इसमें लेफ्ट साइड में बन सकता है, और एक ये अगर देखा जाए तो ये ऐसे राइट साइड में बन सकता है। तो एक ही उससे दो सर्कल्स बन सकते हैं। सुनो, यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस है जो पोल और फोकस से होकर गुजरती है। ऐसी कोई भी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी मैंने पोल कह दिया, ऑप्टिकल सेंटर, किसी भी लेंस का सेंटर पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। किसी भी लेंस का सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, ठीक। चलिए, अब हमारे पास दो अपर्चर हैं, तो ऑफकोर्स हमारे पास दो फोकस होंगे। एक जो लेफ्ट साइड का फोकस है वो कहलाएगा f1, जो लेफ्ट साइड का फोकस है वो क्या कहलाएगा? f1, और इसका कर्वेचर कहलाएगा 2f1। राइट साइड का जो अपर्चर है इस पे जो बनने वाला फोकस है ये है f2, और वो बनेगा 2f2, डबल ऑफ f2, ठीक। चलिए, हमारे पास ऐसी कोई भी लाइन, ये जो लाइन ऐसी जा रही है ना, ऐसी कोई भी लाइन जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, ऐसी कोई भी लाइन जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस या प्रिंसिपल या फोकल लेंथ क्या होता है। देखिए, कुल मिला के जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो फोकस या ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी लाइन अगर गुजर रही है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की लेंथ फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, ये सब मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है इसी को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं बेटा? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि लाइट रेस को कन्वर्ज कर देता है। कैसे करता है वो देखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मेड डायग्राम है, मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, देख लीजिए। हमारे पास एक ये लेंस लगा हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस का ऑप्टिकल सेंटर है, ये f1 है, ये 2f1 है, ये पॉइंट है f2, ये पॉइंट है 2f2, ठीक है। कोई भी रे अगर पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। अब एक बात मैं ये बता देता हूँ, देखिए ये जो अपर्चर है ये लेफ्ट साइड में घूम रहा है, इसलिए इसका फोकस f1, इसका ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी इसका कर्वेचर दैट इज 2f1, मतलब फोकल f1 के डबल, ठीक है।
फिर जो राइट साइड में मूव कर रहा है इसका जो फोकस है वो f2 है, इसका डबल कर देंगे तो आ जाएगा 2f2 विच एक्ट एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो f2 से पास होगी। ठीक है, ऐसे करके ये दिया हुआ है, ये बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए। फिलहाल तो हमें ये जानना था कि अलग अलग पॉइंट्स क्या होते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में कैसे बिहेव करता है, उसमें भी लगभग सेम बिहेव करता है। देखिए कॉनकेव लेंस में भी हमारे पास ये कॉनकेव लेंस है, एक सेकेंड, ये हमारे पास मान लेते हैं कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस में हमारे पास ये पहला ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये वाला जो लाइन है ये हो जाएगा f1, ये हो जाएगा 2f1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा f2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2f2। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम, अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है, ठीक है, तो वो यहाँ से डाइवर्ज हो जाती है। ठीक, और जो इमेज बनता है वो f1 पे बन जाता है। तो जो हमारे पास कॉनकेव लेंस है दैट इज अ काइंड ऑफ डाइवर्जिंग लेंस, ये रेज को डाइवर्स कर दे रहा है, मतलब जो रेज हमारे पास आ रही हैं उन रेज को ये डाइवर्स कर देता है, दूर दूर फैला देता है। ठीक है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर द कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या है, देखिए कोई भी रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो जो रे है वो f2 से पास हो जाएगी। कोई भी रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो f2 से पास होगी, पहला रूल। दूसरा, कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो उसी डायरेक्शन में पास हो जाएगी, जितने एंगल से आई है उतने ही एंगल से वो निकल भी जाएगी वहां पे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी रे f1 से पास होके और इंसिडेंट हो रही है लेंस पर, ठीक है, तो आफ्टर आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कोई भी रे अगर फोकस से आ रही है, आने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसे कैसे इमेज बनाता है, कहाँ कहाँ पे बनाता है, ये सब हम पढ़ेंगे एक बार में ना, जो यहाँ लिखा हुआ है अलग से, ये सब हम एक ही बार में देख लेंगे। सो मेन हम फोकस करते हैं उसी पार्ट पे कि वो पार्ट क्या है। वैसे तो देखिए आप इमेज देख लीजिए कहाँ कहाँ बनाता है, ऑप्टिकल बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस बनाता है, फोकस से बना लेगा, बिटवीन f2 एंड 2f2 बनाता है, एट f2 भी बना मतलब f2 या 2f कह लीजिए, बियॉन्ड भी बनाता है और इन्फिनिटी भी बनाता है। तो इतना अभी यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, जिसको हम आगे यहीं पे दिया हुआ केस नंबर 1, जैसे ऑब्जेक्ट मान लीजिए अगर इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा। देखिए मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो पहले जो रेज होंगी ना वो आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रेज कैसे आएंगे बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी रेज और पास हो जाएंगी f2 से। वो रेज कहाँ से पास हो जाएंगे बेटा, f2 से पास हो जाएंगे। तो इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट f2, इमेज कहाँ पे बनेगा f2। नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, जो इमेज है वो उल्टी बनेगी और वो रियल रहेगी लेकिन उल्टी बनेगी इमेज। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, इमेज कैसा बनेगा बेटा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। चलिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है वो 2f2 के बियॉन्ड, मतलब ये f1 है हमारे पास, 2f1 भी है, 2f1 के बाहर रखा है अगर कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक रे जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और वो फोकस से गुजरेगा, एक रे जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और f2 से गुजरेगा। ठीक, देन एक रे जो है वो f1 से पास आउट होगा एंड इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेज जो बन रहा है हमारे पास यहाँ पे, वो इमेज f2 और 2f2 के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिटवीन f2 एंड 2f2। नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा, दैट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा ही
2f1 पर है, किसी ऑब्जेक्ट को हमने रख ही दिया है 2f1 पे, एक रे जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और पास होगा f2 से, देन एक ऑब्जेक्ट एक रे जाएगी f1 से एंड एट द एंड इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो जो इमेज है वो बन जाएगा 2f2 पर, जो इमेज है वो कहाँ बनेगा 2f2 है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट 2f2, nature of the image that is also real and inverted, तो size of the image है, तो size of the image that is equal to the object, size of the image is equal to object, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। when the object is placed between f and 2f, जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने रख दिया है 2f1 और f1 के बीच में, एक रे जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और कहां से गुजरेगा f2 से, ठीक, और एक रे यहाँ पे पास आउट होगा, एक रे यहाँ से हम पास करा लेंगे, एक रे हम यहाँ से पास करा लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, एक रे हम पास करा लेंगे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से, तो जो इमेज फॉर्मेशन है, जो इमेज फॉर्मेशन है वो होगा बियॉन्ड 2f2, तो इमेज फॉर्मेशन का बेटा वो कहाँ होगा बियॉन्ड 2f2, नेचर ऑफ द इमेज दैट इज आल्सो रियल एंड इन्वर्टेड, तो इमेज बनेगा वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा, जो साइज ऑफ द इमेज होगा दैट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा दैट इज, जो इमेज का साइज होगा वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट f1 पर ही रखा है, तो एक रे जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और वो गुजरेगा f2 से, ठीक, और एक रे अगर हमारे पास f1 से ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा है तो वैसे चला जाएगा, और जो इमेज बनेगा वो इंफिनिटी पे बनेगा, ठीक है, जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा इंफिनिटी पे। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, देखिए पोजीशन ऑफ इमेज है इंफिनिटी, ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज क्या है, मतलब जो हमारे पास नेचर ऑफ द इमेज है वो कैसा है, दैट इज आल्सो रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए साइज ऑफ द इमेज हाईली एनलार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा क्योंकि इंफिनिटी पे बन रहा है ना, हाईली एनलार्ज, ठीक है। चलिए हमारे पास अब लास्ट केस दिया हुआ है, लास्ट केस क्या है हमारे पास, वेट, लास्ट केस क्या दिया हुआ है, देखिए लास्ट केस में हमारे पास मान लेते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ये f1 है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसके बीच में एक रे जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और कहां से गुजरेगा f2 से, और एक रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा, तो जो दोनों रेज कंबाइन होंगी, जो दोनों रेज हमारे पास यहाँ पे कंबाइन हो रही हैं वो सेम साइड टू द ऑब्जेक्ट कंबाइन हो रही है, जो दोनों रेज हमारे पास यहाँ पे कंबाइन हो रही है वो कहाँ पे कंबाइन हो रही है, सेम साइड टू द ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज इज सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ द इमेज कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज इस बार सीधा बन रहा है और लेफ्ट साइड में बन रहा है, साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या इसको आप हाईली मैग्नीफाइंग भी कह सकते हैं, ठीक है, बड़ा इमेज बन रहा है लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या हाईली मैग्नीफाइंग भी कह सकते हैं, लार्जर देन, प्लीज नोट स्मॉलर द फोकल लेंथ, जितना छोटा फोकल लेंथ होगा ग्रेटर विल बी द मैग्निफिकेशन, है ना, मैग्निफिकेशन उतना ही ज्यादा होगा, मैग्नीफाइंग पावर उतना ज्यादा हो जाए। हमारे पास दिया हुआ यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, अब यूज क्या है कॉन्वेक्स लेंस का, देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो है मेनली स्पेक्टल्स बनाने के लिए काम में आता है, ऐसे कोई भी लोग जिनको हाइपरमेट्रोपिया से परेशान है, लॉन्ग साइटनेस से परेशान है, ऐसे लोगों को हम कॉन्वेक्स लेंस का स्पेक्स लगाने के लिए प्रेफर करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग सिंपल कैमरा, जो सिंपल कैमराज होते हैं उनके अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज करते हैं, ठीक है, पामिस्ट जो होते हैं वो देखते हैं, हाथ जो रेखा देखते हैं ना वो पामिस्ट भी इसको यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन मेकिंग माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप बनाने में, टेलीस्कोप बनाने में और स्लाइड प्रोजेक्टर बनाने में भी इसका काम आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइन कन्वेंशंस क्या है, देखिए सेम इसके पहले जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है उसको हम क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। अब
इसके लेफ्ट साइड में सारी डिस्टेंसेस हम नेगेटिव लेंगे, इसके राइट साइड में सारे डिस्टेंसेस हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक, अबव वाली हाइट सारी पॉजिटिव जाएंगी और उसके बिलो वाली सारी हाइट नीचे जाएंगी। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अबव सारी हाइट पॉजिटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सारी हाइट्स नेगेटिव है। ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में सारी चीजें नेगेटिव होती हैं, ऑप्टिकल सेंटर के राइट में सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, द डिस्टेंस मेजर्ड बाय द सेम डायरेक्शन ऑफ द लाइट इंसिडेंट इज टेकन एज पॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है, सो ये राइट डायरेक्शन में जा रही है, तो राइट डायरेक्शन में सारे डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और जिस डायरेक्शन से ये आ रही है वहां के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव होंगी, लिखा हुआ है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, लिखा है अपवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। डाउनवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, सारी चीजें क्या होंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या होता है, दैट इज 1/f, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ जो फोकल लेंथ है वो बराबर होता है ना, दैट इज 1/v माइनस 1/u, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ इमेज का जो भी लेंथ है उसमें से माइनस कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, चलिए, तो लेंस फार्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलिए, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, मैग्निफिकेशन क्या होता है, सी द थिंग इज, मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो, किसका रेशियो है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और या इसको हम ऐसा देख सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्निफिकेशन को कैसे देखते हैं बेटा, डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, क्योंकि जितनी भी डिस्टेंसेस हम ले रहे हैं वो हम पोल से ही लेते हैं। मिरर वाले में ऑप्टिकल सेंटर से लेते थे, यहाँ पर पोल से लेते हैं। There were rules for obtaining image formed by the concave lens, concave lens कैसे इमेजेस बनाता है वो हमें यहाँ देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले रूल क्या है, कोई भी रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो अपना जो इमेज है, जो अपना जो रिफ्लेक्शन के बाद जो ऑब्जेक्ट इमेज बनाएगा वो कहाँ बनाएगा, फोकस में बनाएगा। ठीक है, ये पहला रूल है, बार बार पढ़ चुके हैं। अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है तो उसी पाथ पे चली जाएगी। तीसरा, अगर कोई भी रे फोकस पे आना चाहती है तो जैसे ही रिफ्रैक्शन होगा इट गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो जो इमेज है वो कहाँ बन जाएगा, f2 पे बन जाएगा इमेज। ठीक है, देखिए दिया हुआ है, देयर आर टू मेन पोजीशन, दो ही मेन पोजीशन होती है जहां पे इमेज, जहां से इमेज बनता है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होना चाहिए, दो ही जगह है, या तो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में हो या तो इन्फिनिटी पे रखा हो। ठीक है, देखते हैं, देखिए दो कंडीशन है, या तो ऑब्जेक्ट सीधे इन्फिनिटी पे रखा हो, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो एक रे आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और ऐसे गुजर जाती है। ठीक है, जब भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो निकल जाएगी यहाँ से, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और नीचे से निकल जाएगी। ठीक है, इसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो f1 पर होगा। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज एट f1, नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज ऑफ द इमेज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखा है, तो क्या होगा, देखिए ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखा है, ये f1 को थोड़ा सा मैं यहाँ खिसका देता हूँ और यहाँ मैं एक मिनट, यहाँ मैं इसको कर देता हूँ 2f1 और ऑब्जेक्ट में यहाँ रख देता हूँ या यहाँ रख देता हूँ। एक रह जाएगा पैरेलल टू, एक रह जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और ऐसे गुजरेगा, और एक रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर जाएगा, तो जो इमेज है वो ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में बनेगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1, नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, जो इमेज का साइज होगा वो दैट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस विदाउट टचिंग देम, बिना छुए आप कैसे बताओगे कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, सुनिए,
इफ द लेटर्स ऑफ द बुक अपीयर्स इन लार्ज देन इट इज कॉन्वेक्स। अगर लेटर बड़े दिख रहे हैं, जैसे वो मैंने बताया था आपको, जो पामिस्ट होता है, जो हाथ की रेखाएं देखने वाले होते हैं, वो भी उसका यूज करते हैं। तो हमारी रेखाएं बहुत छोटी होती हैं, उनको देखने के लिए उसको बड़ा करना पड़ेगा ना। तो जहां पे भी बुक का लेटर ऐसे पाम में हाथ का ऐसे बड़ा दिख रहा है, अगर रेखाएं बड़ी दिख रही हैं, तो वहां पे कॉन्वेक्स लेंस है। वही अगर सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट छोटे दिख रहे हैं, तो वहां पे कॉनकेव लेंस है। ऐसे हम बिना छुए बता सकते हैं कि कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। तो जो कॉनकेव लेंस होता है वो डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉनकेव लेंस का यूजेस क्या है? Concave lenses are used in the aspect to correct the defect vision of myopia, मतलब शॉर्ट साइटनेस। ठीक है, शॉर्ट साइटनेस को ठीक करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस इज यूज्ड इन आई लेंस इन गैलीलियन टेलीस्कोप। तो गैलीलियन टेलीस्कोप में एज अ आईपीस लेंस यूज करते हैं। Concave lens are used in the combination with convex lens to make high quality lens in the optical instrument। हाई क्वालिटी का अगर हमें लेंस बनाना है तो भी हम इसका यूज करते हैं कंबाइन करके कॉन्वेक्स लेंस के साथ। और कॉन्केव लेंस इज यूज इन वाइड एंगल स्काई होल इन डोर्स। डोर्स के अंदर जो देखने के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह देखते हैं ना, डोर्स के अंदर जो छोटा सा लगा होता है लेंस, वो भी ऐसा यूज करते हैं। ठीक है, चलिए लेंस फॉर्मूला एंड द मैग्निफिकेशन सेम है। लेंस फॉर्मूला इज 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u। एंड मैग्निफिकेशन क्या है? तो मैग्निफिकेशन इज द हाइट ऑफ इमेज बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वी कैन से दैट मैग्निफिकेशन इज v बाय u। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है बेटा हमारे पास? v बाय u। चलिए आगे दिया हुआ है पावर ऑफ लेंस। देखिए पावर ऑफ लेंस क्या है? किसी भी लेंस की कितनी कन्वर्जिंग कैपेसिटी और कितनी डाइवर्जिंग कैपेसिटी, मतलब कोई भी लेंस कितना कन्वर्ट कर सकता है या कितना डाइवर्स कर सकता है, लिखा हुआ है। अब पावर ऑफ लेंस इज मेजर द डिग्री ऑफ कन्वर्ट, कितना डिग्री वो कन्वर्ट कर सकता है, कितना की डिग्री वो डाइवर्ट कर सकता है किसी भी लाइट रे को जो भी उस पर फॉल कर रहे हैं। या इसको हम ऐसे जान सकते हैं, इट इज रेसिप्रोकल इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, दैट इज 1 बाय। तो व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस इज p। इट मे बी डिफाइंड एज द 1 बाय f, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। और उसका यूनिट क्या आ सकता है हमारे पास? सी द थिंग इज दैट इज 1 बाय मीटर। और इसी को हम क्या कहते हैं? डायप्टर भी कहते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट d से भी कर सकते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होता है? हमारे पास पावर ऑफ लेंथ क्या होता है? दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। इसकी यूनिट क्या होती है? 1 अपॉन में मीटर, या इसको हम मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं और इसी को हम डायप्टर भी लिखते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज पावर ऑफ लेंथ? दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। कॉन्वेक्स लेंस हैविंग द फोकल लेंथ ऑफ 10, व्हाट इज द पावर? इसका पावर कितना होगा? देखो एक बात समझो, पावर होगा 1 बाय एफ। तो पावर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 बाय एफ। एफ कितना है हमारे पास बेटा? 10। तो पावर ऑफ लेंस आ जाएगा 0.1 और यूनिट क्या आ जाएगी? डायप्टर। ठीक है, जो भी हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है? पॉजिटिव। वेयर एज कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर रहता है वो कैसा रहता है बेटा? नेगेटिव पावर रहता है। ठीक है, चलिए एक दिया हुआ है, अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक डिसीज। एक पर्सन है, उसको मायोपिक डिसीज है, उसका कॉनकेव लेंस लगाया हुआ उसको, वो जो फोकल लेंथ है 50 है। बताओ कितना पावर होगा? तो पावर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन में एफ। पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन में एफ। फोकल लेंथ है 50, तो पावर ऑफ लेंस कितना आ जाएगा? 1 डिवाइड या 50 आ गया 0.000, ये अपने पास कितना आ जाएगा? आपके पास 2 टाइम, तो 0.02 ये पावर ऑफ लेंस है। और इसको हम किससे लिखते हैं? डायप्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पावर ऑफ लेंस कितना है हमारे पास? 0.02 डायप्टर। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज, सी द थिंग इज, जब भी हम एक से ज्यादा लेंसेज को आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या होता है हमारे पास? उस समय पावर ऑफ लेंस जो होता है दैट इज 1 अपॉन में f1। मान लीजिए पहले लेंस का है, दूसरे लेंस का 1 अपॉन f2, तीसरे लेंस का 1 अपॉन में f3। कुल मिला के ऐसी बात है कि हम पावर जब कभी भी निकालना होता है तो सारे फोकल लेंथ को, सारे रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ को, सारे फोकल लेंथ को, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की, ये इसका है, ये इसका है, सबका अलग अलग है। सो द थिंग इज, जितने भी लेंसेज हमने लगाए हम सभी के फोकल लेंथ को ऐड कर लेते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो थिन लेंसेज हैं हमारे पास,
एक दिया हुआ है 3.5 डायप्टर का और एक दिया हुआ है -2.5 डायप्टर का। ये दोनों कांटेक्ट में है। फाइंड द पावर ऑफ द लेंथ और फोकल लेंथ भी निकालना है। तो पावर ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा, दैट इज 3.5 - 2.5, तो कितना आ जाएगा पावर ऑफ लेंथ, दैट इज 1। ठीक है, अब कोई पूछे व्हाट इज फोकल लेंथ, तो पावर ऑफ लेंथ इज 1/f इज इक्वल टू 1। तो फोकल लेंथ ऊपर चला गया, तो फोकल लेंथ भी कितना आ रहा है, 1 मीटर आ रहा है। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये चैप्टर आज हमने यहाँ पे खत्म कर दिया है एंड ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर हमारे जो पूरा चैनल है उस पर डाला हुआ है एंड इस चैप्टर के कुछ रील्स भी हमने या शॉर्ट्स भी हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा।